तुमने जगाई इतिहास की सबसे बेकार एफजी, 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल तुम्हें बस सामान उठाने वाला बोलकर हंसता है, लेकिन वो लोग स्पेस लॉ की असली ताकत नहीं जानते। अगर स्पेस का आधा हिस्सा किसी के दिमाग पे रखो और आधा हवा में, फिर उसे अचानक बंद कर दो, तो बन जाता है एक ऐसा अटैक जो किसी भी डिफेंस को नहीं मानता। और अगर उस 1 क्यूबिक मीटर को तोड़कर 10 हिस्सों में बांट दो, तब जियांग चेंग के पहल हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। हजारों नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं। तुम पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने कोने से धीरे धीरे स्टेज पर चले और अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रख दिया। इस दुनिया में पावर सब कुछ है, हायरार्की सब कुछ तय करती है। कौन सी एबिलिटी जागी लगभग यही तय करता है कि जिंदगी में कहाँ पहुंचोगे। इसीलिए सब देख रहे थे, लेकिन जब स्टोन जला, वो रोशनी इतनी कमजोर थी, इतनी धुंधली, जैसे हवा में कांपती कोई लौ। नीचे से पहले चुप्पी, फिर जोरदार हंसी। रिकॉर्डिंग टीचर ने लाइट स्क्रीन पर दर्ज हुए शब्द देखे, निराशगी से सिर हिलाया और सीधे अनाउंस कर दिया, लिन आन की एबिलिटी है स्टोरेज स्पेस, साइज 1 क्यूबिक मीटर। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी में डूब गया। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज, ये तो एक छोटा सा डिब्बा है। इस एबिलिटी से लॉजिस्टिक्स में भी काम नहीं मिलेगा, सामान कम पड़ेगा। जो रोते रोते आया उसकी एबिलिटी भी उसी जैसी निकली। चारों तरफ से तीखे टॉन्ट आ रहे थे, लेकिन तुम बस चुपचाप हाथ हटाकर उन शब्दों को देखते रहे। चेहरे पर ना गुस्सा, ना तड़प, बस एक खालीपन। तुम जानते थे, जब ताकत नहीं होती तो फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं होती। और तभी जाओजे साहब, चौथा लेवल, पक्का एस लेवल है। जाओ फैमिली का रेड लोटस नाइट फायर, वाकई डरावना है। तालियों और चीखों के बीच जाओ फैमिली का एयर, जाओजे, लाल आग की लपटों से घिरा स्टेज पर आया। उसकी यूनिफॉर्म शानदार थी, एटीट्यूड में घमंड साफ दिखता था। तुमसे अलग, वो पैदा ही उस जगह हुआ था जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। अब उसे टॉप अटैकेबिलिटी भी मिल गई, रिसोर्सेज, स्टेटस, फ्यूचर सब अपने आप उसकी तरफ खिंचा चलाएगा। लेकिन वो जश्न मनाने नहीं गया, सीधे तुम्हारे सामने आकर रुका, ऊपर से नीचे देखा और होठों पर एक क्रूअल स्माइल आई। लिनान, मैं सोच रहा था कौन है निकला तू, वो चूहा जो नाली में छुपता है। मुझे याद है वो ओरिजिनली उसे मिलना था। टीचर वांग का चेहरा पीला पड़ गया, धीरे से बोले, हाँ, ग्रेड्स और ओवरऑल असेसमेंट के हिसाब से वो स्लॉट लिन एन को मिलना था, अब नहीं मिलेगा। जाओजे की आवाज़ फ्लैट थी, लेकिन उसमें एक जानलेवा कॉन्फिडेंस था। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में ऐसा कोई रहे जो लॉजिस्टिक्स में भी काम का नहीं और रिसोर्सेज वेस्ट करे। टीचर वांग ने थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट है। रूल्स? जोजे ने ठंडे से हंसते हुए कहा, और आग की एक लपट अचानक भड़क उठी। जियांग चेंग में जॉ फैमिली की बात ही रूल है। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं बोला। सब बस देख रहे थे। किसी की आंखों में सिंपैथी थी, किसी में खुशी, किसी को तुम्हारे टूटने का इंतजार था। लेकिन तुम टूटे नहीं। तुमने बस जाओजे की आंखों में देखा। वो नज़र इतनी शांत थी जैसे तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं। जाओजे को यही नज़र सबसे ज़्यादा नापसंद थी। उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। ठंडे से बोला, ये नज़र मुझे पसंद नहीं, निकल जा। टीचर वांग ने एक फॉर्म निकाला, साइन कर दो, ये विड्रॉल फॉर्म है। इस एबिलिटी के साथ स्कूल में रहने का कोई मतलब नहीं, मान लो। ईस्ट सिटी के फैक्ट्री में जाओ, नट्स बोल्ट्स कसो, कम से कम पेट तो भरेगा। तुमने फॉर्म लिया, एक बार पढ़ा, फिर पेन उठाकर सिग्नेचर कर दिया। हाथ बिल्कुल स्टेबल था, जरा भी नहीं कांपा। फॉर्म वापस करके मुड़े और चले गए। पूरे टाइम एक भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे सर्वाइवल रूल्स में एक बात हमेशा से थी, जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उनसे आर्ग्यू मत करो। स्कूल गेट से निकलते ही आसमान काला पड़ गया। बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश तुम पे टूट पड़ी, लेकिन तुम्हें ठंड का एहसास नहीं था, बस नमनस थी। तभी जेब में रखा टूटी स्क्रीन वाला फोन बजा। यहाँ से सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल बोल रहे हैं। आपकी बहन की शनिवान कोल्ड सिंड्रोम अचानक बहुत बढ़ गई है। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 24 घंटे में 1 लाख स्टार कॉइन्स जमा करने होंगे, वो स्पेशल मेडिसिन नंबर 1 के लिए। नहीं जमा हुए तो रूल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट बंद करके पेशेंट को आईसीयू से बाहर करना होगा। 1 लाख स्टार कॉइन्स, अमीरों के लिए बस एक नंबर, लेकिन तुम्हारे लिए वो एक ऐसी रकम थी जिसे छूना भी नामुमकिन था। तुमने आवाज में गिड़गिड़ाहट लाकर कहा, डॉक्टर प्लीज कुछ दिन और दे दो। मैं फोन लाइन कट गई, सिर्फ बीप। तुम बारिश में खड़े रहे, उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी बनती गईं। वो गीला हुआ विड्रॉल फॉर्म मुट्ठी में दब दब कर गीली लुगदी बन गया। चेहरे पर जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी जा चुकी थी। बस एक ठोस डिसीजन था, स्कूल गया, फ्यूचर गया, कोई लीगल रास्ता नहीं, कोई पॉसिबल तरीका नहीं। इस दुनिया ने, इन रूल्स ने तुम्हें और लिंग सिया को जीने का कोई मौका नहीं दिया, तो अब तुम खुद छीनोगे। और तुम पलट कर चल पड़े, शहर के किनारे उस बस्ती की तरफ जहां रोशनी और कानून दोनों नहीं पहुंचते। जितना अंदर गए रास्ता उतना काला होता गया। एक ऐसी गली में मुड़े जो सबसे गहरी, सबसे गंदी थी, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। और उसी पल तुम्हारी नजर बदल गई, जो भी हो जिंदगी से छीन कर लाऊंगा। लेकिन तुम्हारा वो सेंटेंस पूरा होने से पहले ही एक तेज घुटन भरी बदबू जानवर की गंध के साथ उस अंधेरी गली के अंदर से आई। और फिर 2 लाल बत्तियां अंधेरे में जली। वो लाइट्स नहीं थी, वो आंखें थीं। एक सेकंड स्टेज वाइल्ड बीस्ट, शैडो वुल्फ।
ये बीस्ट स्पीड और पावर के लिए जाना जाता है, नए सोल्जर्स के लिए नाइटमेयर। नॉर्मल इंसान अगर इससे फेस टू फेस मिले तो 3 सेकंड्स जीना भी बड़ी बात है, लेकिन भागने का ख्याल जैसे आया तुमने खुद ही दबा दिया। अपनी पीठ एक वुल्फ को दिखाई तो हार पक्की है। तो तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि आधा कदम आगे बढ़े, वेट नीचे किया, और बिजली की रफ्तार से जमीन पर पड़ा एक जंग लगा। नुकीला रिबार उठाकर सीने के सामने कर लिया। ये तुम्हारे हाथ का वो हुनर था जो तुमने स्लम्स के अंडरग्राउंड फाइट क्लब में दर्द और टूटी हड्डियों से सीखा था। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो, डर दिखाओ तो और तेज हारोगे, सिर्फ उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखना पड़ता है, तभी एक चांस मिलता है। इंसान और वुल्फ उस कीचड़ भरी गली में आमने सामने खड़े थे। अगले ही पल शैडो वुल्फ ने अटैक किया। वो एक काली परछाई की तरह झपटा, सीधे तुम्हारे गले को निशाना बनाया। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि दिखी ही नहीं। बस इंस्टिंक्ट से, उन तमाम जानलेवा लड़ाइयों में बनी इंस्टिंक्ट से, आखिरी सेकंड में तुम जोर से दाहिनी तरफ मुड़े। गला बच गया, लेकिन बाएं कंधे पर उसका पंजा लगा। एक बड़ा टुकड़ा मांस उखड़ गया, लाल रंग बह निकला, दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन तुम नहीं रुके। उस दर्द ने जैसे तुम्हारे अंदर कुछ जला दिया। एक चीख निकाली, उसी मुड़ने की मोमेंटम में हाथ घुमाया और रीबार वुल्फ की आंख में ठोकने की कोशिश की। यह अटैक काफी फास्ट था, काफी हार्ड भी था, लेकिन सेकंड स्टेज बीस्ट को तुमने कम आंका था। शैडो वुल्फ ने मिड एयर में ही सिर झटका। रीबार आंख नहीं घुसा, सिर की हड्डी से टकराया, आधे इंच भी नहीं गया और फंस गया। दर्द में वुल्फ ने गुस्से से सिर हिलाया, रीबार छूट गया और तुम उसके साथ जमीन पर गिर पड़े। तुम पूरी तरह पागल जानवर की तरह लड़ रहे थे, डिफेंस छोड़कर मुट्ठी, कोहनी, घुटना, यहाँ तक कि दांत भी, हर उस जगह अटैक कर रहे थे जो जानलेवा हो सके। पीठ पर 3 गहरे घाव थे, हड्डी तक। कंधे का जख्म लगातार बह रहा था। ताकत और होश दोनों तेजी से जा रहे थे। तुम धीमे पड़ते जा रहे थे, सांसें उखड़ रही थी। और एक मोमेंट में शैडो वुल्फ ने मौका देखा, जोर से तुम्हें दीवार से टकराया, पीछे से सिर लगा, आंखों के आगे चिंगारियां उड़ी। अगले ही पल उसका भारी जिस्म तुम पर आ गया, दोनों पंजों से कंधे दबाकर तुम्हें दीवार से जड़ दिया। तुम हिल नहीं सकते थे। वो नीचे झुका, उसका जबड़ा तुम्हारे गले से 5 सेंटीमीटर भी नहीं था। नुकीले दांत पर लहू साफ दिख रहा था। भाई तुम जरूर सबसे ताकतवर एबिलिटी वाले बनोगे। भाई जब मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे साउथ सिटी वाली तांगुलू खिलाना। हार नहीं सकते। हारे तो लिंक्सिया का क्या होगा, 1 लाख स्टार कॉइन्स का क्या होगा, हॉस्पिटल का वो सेंटेंस, ट्रीटमेंट बंद का क्या होगा। जिस मोमेंट में शैडो वुल्फ ने मुंह खोला तुम्हारी खोपड़ी को चबाने के लिए, उसी पल तुम्हारा कंफ्यूज्ड, अधमरा दिमाग एक अजीब शांत जगह में चला गया। दर्द, डर, तड़प, सब जैसे किसी ने खींच लिया। बस 2 चीजें बची, वो वुल्फ का सिर जो पास आ रहा था, और वो एबिलिटी जिसे पूरी दुनिया ने बेकार कहा था, स्टोरेज स्पेस। स्पेस क्या है? एक ऐसा डिब्बा जो दिखता नहीं लेकिन है, और हर डिब्बे का एक एज होता है जो खुलता भी है, बंद भी होता है। एक ऐसा क्रेजी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया जो सब कुछ बदल सकता था। अगर कोई चीज उस एज पर अटकी हो, तब तुम्हारी नजर उस जगह पर गड़ गई जहां शैडो वुल्फ का सिर उसकी गर्दन से मिलता था। अगले सेकंड में तुमने अपनी सारी मेंटल एनर्जी, सारी विल, यहां तक कि सारी लाइफ फोर्स भी एक क्रिस्टल क्लियर थॉट में लगा दी। स्पेस का निचला हिस्सा वुल्फ के सिर को घेरे, ऊपरी हिस्सा गर्दन के ऊपर की हवा में। स्पेस का एज एग्जैक्टली सिर और गर्दन के जॉइंट पर। स्पेस बंद। तुम पर दबाव अचानक हट गया। फिर एक गरम चिपचिपी धार बारिश की तरह चेहरे पर गिरी। तुम दीवार से टिककर बैठ गए, टूटे हुए बेलोज की तरह सांसें ले रहे थे। नीचे देखा तो प्यूपिल्स सिकुड़ गए। शैडो वुल्फ का जिस्म अभी भी तुम्हारे पैरों के पास था, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो कट इतना क्लीन था जैसे किसी सबसे शार्प लेजर से काटा हो। फर, ब्लड वेसल्स, हड्डी, नर्व्स, सब परफेक्टली नीट। कोई फ्रेम नहीं। तुमने आंखें बंद की और कॉन्शियसनेस को अपनी एबिलिटी स्पेस में उतारा। अगले ही सेकंड तुम हिल गए। वो वुल्फ का वो खूंखार सिर उस 1 क्यूबिक मीटर की स्पेस के बीच में शांति से तैर रहा था। आंखें अभी भी उसी गुस्से और कंफ्यूजन में थीं जो मरते वक्त थीं। कट वहां भी उतना ही स्मूथ था, मिरर जैसा। अब तुम समझे, तुम्हारी एबिलिटी की असली ताकत स्टोरेज नहीं है, ताकत है उस स्पेस एज में। जो भी उस एज पर आए, चाहे मांस हो, हड्डी हो या स्टील, स्पेस लॉ से डायरेक्टली काट देता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। यहाँ फिजिक्स नहीं चलती, डिफेंस नहीं चलती, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं चलता। ये है रूल लेवल का एब्सोल्यूट कट। सेकेंड स्टेज बीस्ट की खोपड़ी इतनी सख्त थी तो भी 2 टुकड़े। फिर आगे चाहे फायर एबिलिटी हो, हार्डनिंग एबिलिटी हो, आयरन बॉडी हो, जब तक स्पेस लॉ को रोक नहीं सकते, सब बेकार। दुनिया की नज़र में जो यूजलेस एबिलिटी थी, उसने आज अपने असली दांत दिखाए। तुमने स्पेस में रखा वुल्फ का सिर देखा, होंठों पर एक कर्व आई, और फिर उस हंसी को रोकना मुश्किल हो गया जो किसी इम्पॉसिबल जगह से रास्ता बनाने पर आती है। हा 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 हा। वो हंसी बारिश में गूंजती रही। उसमें जिंदा बचने की पागलपन भरी राहत थी, और उसमें थी वो ठंडक जो तब आती है जब तुम्हें अपने हाथ का असली कार्ड पता चलता है। लेकिन तुमने खुद को जल्दी शांत किया। अभी जश्न का टाइम नहीं था। सबसे पहले जरूरत थी पैसों की। पूरे जिस्म में जलन होते हुए भी तुमने वो सस्ती फोल्डिंग नाइफ निकाली और ब्लैक मार्केट में काम करते वक्त सीखे हुए तरीके से शैडो वुल्फ का सीना खोला। जल्दी ही तुम्हें मिला एक मुट्ठी भर नीले रंग में चमकता क्रिस्टल, सेकेंड स्टेज बीस्ट कोर।
शैडो टाइप और काफ़ी इंटैक्ट था। ऑफिशियल चैनल्स में इसे लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकते, लेकिन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में यही सबसे हार्ड करेंसी है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट से कम 3 लाख स्टार कॉइन्स। लिंक शाह की मेडिसिन का खर्चा पूरा, और काफ़ी बचेगा भी। तुमने कोर को स्पेस में रखा और जल्दी से सीन क्लीन किया। वुल्फ की बॉडी को गली के किनारे खींचा, आसपास कुछ टुकड़े फेंके, जैसे किसी दूसरे जानवर या गैंग फाइट में ऐसे ही छोड़ा गया हो। फिर वो स्कूल यूनिफॉर्म जो खून और कीचड़ से सनी थी उतार कर, उसी के साथ वो आइडेंटिटी भी खत्म। कूड़े से एक बड़ी काली हुडेड विंड शीटर निकाली। जेब में बचे आखिरी कॉइन से रास्ते के ठेले से एक सस्ता सफ़ेद प्लास्टिक मास्क खरीदा। उस पर एक अजीब न बदलने वाली स्माइल बनी थी। हुड ऊपर, मास्क नीचे, एक नई फिगर सामने आई। आज से दुनिया में स्टूडेंट लिन आन नहीं रहा। अब था बस वो जो रात और अंधेरे में काम करता है। तुमने खुद को एक नया कोड नेम दिया, जीरो। जीरो का मतलब है कुछ नहीं, लेकिन जीरो का मतलब है सब कुछ की शुरुआत भी। आधे घंटे बाद तुम पहुंच गए यांगचेन के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मार्केट, ब्लैक गोल्ड मार्केट पर। इसका एंट्रेंस था एक अबेंडेंड अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की गहराई में। दरवाजे पर 2 मोटे गार्ड्स खड़े थे, कमर पर क्लियरली वेपन्स दिखे। दोनों ने तुम्हें देखा, स्माइल वाला मास्क, पुरानी विंड शीटर, तो इमीडिएटली नया शिकार समझ लिया। रुक। स्कारफेस ने ऊपर नीचे देखते हुए कड़क आवाज में कहा, कहाँ से आया मास्क लगाकर, रूल्स पता है? दूसरे बॉल ने डायरेक्ट अप्रोच ली, हाथ आगे बढ़ाया। अंदर जाना है तो 100 स्टार कॉइन्स एंट्री फी दो और सर्च होगी। तुम रुके, कुछ नहीं बोले, बस शांत नजरों से दोनों को देखा, और आखिर में स्कारफेस की कमर पे रखे वेपन पर 1 मीटर से भी कम दूरी। बिल्कुल सही। स्कारफेस ने वेपन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी मेंटल फोर्स ने स्पेस एज। एक आवाज और गन का आधा बैरल जमीन पर गिरा। कट स्मूथ था, मिरर जैसा। दोनों गार्ड्स वहीं जम गए। स्कारफेस ने झुककर अपने हाथ में आधी गन देखी, फिर जमीन पर पड़ा मेटल टुकड़ा देखा। रूह कांप गई। उन्हें समझ नहीं आया तुमने क्या किया। बस देखा कि स्पेशल अलॉय गन को किसी इनविजिबल चीज ने काट दिया। जो नहीं दिखता वो पावर से ज्यादा डराता है। बॉल्ड ने झट से हाथ हटाया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आप आइए। तुमने उन्हें देखा भी नहीं, सीधे चले गए उस दुनिया में जहां कोई लॉ नहीं था, बस इंटरेस्ट थे। ब्लैक गोल्ड मार्केट अंदर से बाहर से कहीं बड़ा था और कहीं ज़्यादा केओटिक। हवा में मशीन ऑयल, सस्ती शराब और जाने क्या क्या की बदबू मिली हुई थी। कहीं ब्लैक मेडिसिन बेचने वाले थे, कहीं कोने में इंफॉर्मेशन और बाउंटी लिस्ट्स एक्सचेंज हो रही थी। तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे मार्केट के सेंटर में बने सबसे इंप्रेसिव 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ चले, ब्लैक गोल्ड गिल्ड। काउंटर के पीछे 200 किलो का एक मोटा शॉपकीपर था, झुककर जेम्स पोंछ रहा था। तुम्हें देखा, एक सेकंड के लिए रुका, फिर चेहरे पर दिखावटी मुस्कान आई, जो आधे सेकंड में डिस्गाइज में बदल गई। उसने कोर उठाकर नाटक से देखा, काउंटर पर पटका, ऑरेंज ग्रेड, एनर्जी मिक्स्ड, बेयरली सेकंड स्टेज। 1 लाख, लेना हो तो लो। ये प्राइस नहीं थी, ये लूट थी। लेकिन तुमने न गुस्सा दिखाया न बार्गेनिंग की, बस एक ठंडी हंसी के साथ कोर उठाया और मुड़ गए। शॉपकीपर घबराया। जो सच में नहीं जानता वो जिद करता है, जो जानता है वो चला जाता है। रुको, प्राइस पर बात हो सकती है। तुम नहीं रुके। 2 लाख। आगे बढ़ते रहे। 2,50,000 और ऊपर नहीं। तभी तुम रुके, आधा पलटे। वो स्माइल मास्क लैंप की रोशनी में और भी ईरी लग रहा था। 3 लाख। अननेम्ड ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर करो। शॉपकीपर का चेहरा फड़का, लेकिन आखिर में माना। जल्दी ही एक कंप्लीटली ब्लैक, बिना किसी मार्क के मेटल कार्ड काउंटर पर आई। तुमने कार्ड उठाया और चले गए, लेकिन जैसे ही तुम गिल्ड की डोर से निकले, शॉपकीपर का वो फेक स्माइल गायब हो गया। उसने कॉर्नर में बैठे एक पीने वाले को एक इशारा किया। वो आदमी मुस्कुराया और 4 टैटू लोगों को साथ लेकर चुपचाप तुम्हारे पीछे हो लिया। तुमने शुरू से ही उन 5 को नोटिस किया था, और वॉक के दौरान तुमने एबिलिटी का एक नया तरीका भी टेस्ट किया। एक पत्थर उठाया, कदम रखते हुए स्पेस में स्टोर किया, और अगला कदम उठाते हुए आगे रिलीज किया। वो पत्थर तुम्हारी रनिंग की मोमेंटम के साथ एक बुलेट की तरह निकला। इस मोमेंट में तुम्हें पता चल गया, स्टोरेज स्पेस सिर्फ काटता ही नहीं, वो टेम्पररी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर और रिलीज भी कर सकता है। तो एक और एफिशिएंट काउंटर प्लान तुम्हारे दिमाग में बन गया। तुम जानबूझकर उन 5 को ब्लैक मार्केट की मेज जैसी गलियों में घुमाते रहे। आखिर में वो आदमी बोला, जो भी है दे दे, आज मूड अच्छा है, शायद ज्यादा तकलीफ ना दे। तुम धीरे धीरे पलटे। सफेद स्माइल मास्क उस डिम लाइट में क्रीपी लग रहा था। न गुस्सा, न बड़ी बड़ी बातें, बस एक ठंडी टेम्परेचर लेस आवाज में एक सवाल पूछा, तुम्हारे सिरों की कोई वैल्यू है? वो आदमी पहले ठिठका, फिर गुस्से में आ गया। दोनों हाथों से नाइफ उठाई और सीधे तुम्हारी खोपड़ी पर वार किया। ब्लेड हवा चीरती हुई आई। नॉर्मल इंसान के लिए यही फिनिश होता तो सबसे तेज आगे वाला आधा ब्लेड सीधे हवा में गायब हो गया। आदमी का हाथ हल्का पड़ा, वो अपनी ही फोर्स से आगे लड़खड़ाया, और तुम उसी मोमेंट में उसके 1 मीटर के अंदर घुस गए। स्पेस एज गर्दन पर, स्पेस बंद। एक दबी सी आवाज आई, और उस आदमी के चेहरे पर जो गुस्सा था वो वहीं जम गया। अगले सेकंड में गर्दन से लाल रंग की धार ऊपर उठी। वो सिर कटा, जिस्म आगे की तरफ गिरा। पूरी हवा सन्नाटे में बदल गई। बाकी चारों वहीं खड़े रह गए। वो डर जो चेहरे पर था वो हंसी में नहीं बदला। चारों पलटकर भागे। लेकिन तुम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते थे।
एक कदम में तुम जमीन से चिपके साये की तरह दौड़े और सबसे पास वाले को पकड़ लिया। जब सब खत्म हुआ तुम बीच में खड़े थे, काली विंड शीटर पर एक बूंद भी नहीं। तुम झुके, शांति से उन सब की तलाशी ली। कुछ मिनट्स में मिला नकद पैसे, करीब 30,000 स्टार कॉइन्स और एक अच्छी बनावट वाला मिलिट्री एलॉय नाइफ, दोनों स्पेस में रख लिए। फिर सबसे अंदर वाली जेब में रखे ब्लैक कार्ड को छुआ। 3 लाख, इसके ऊपर 30,000, काफी था, आखिरकार काफी था। उस अजीब स्माइल मास्क के पीछे से तुम्हारी नजर जैसे हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच गई। फिर उन आंखों ने देखा और वो पूरी तरह खुल गई। 5 बॉडीज, 5 अलग अलग जिस्म। उसका सबसे काम का आदमी, जिसकी सी ग्रेड हार्डन स्किन थी, वो खून के डबरे में ऐसे पड़ा था जैसे कोई पुराना बोरा। गर्दन का कट इतना स्मूथ था जैसे मिरर हो। एक ठंडी सिहरन शॉपकीपर की रीढ़ से ऊपर तक गई। धड़ाम से उसके पैर बैठ गए और वो उस ठंडे चिपचिपे तरल पे जा बैठा। आवाज में रोना था, कोई जलन नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं। ये ये स्पेस कट है। स्पेस लॉ को इतने प्रिसाइज और इतने टेरिफाइंग लेवल पर यूज करना कम से कम बी ग्रेड पीक होना चाहिए। दुनिया का कोई बड़ा स्पेस टाइप यूजर। शॉपकीपर का दिमाग ब्लैंक हो गया। आखिर उसने किससे पंगा लिया था? जांगचंग में ये किलिंग गॉड कब आया? रात गहरी थी, बारिश रुक चुकी थी। तुमने वो काली विंडशीटर, स्माइल मास्क और वो नाइफ सब स्पेस में रख दिया और वापस पहन ली वो पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म, पुराना स्कूल बैग कंधे पर। वो स्टूडेंट जो दिखता था सामान्य बल्कि थोड़ा दुबला पतला, वो वापस आ गया। लेकिन जो पहले था, वो झिझक, वो दबी हुई शर्म, वो कल रात की बारिश वाली गली में पीछे छूट गई थी। अब आंखों में था एक ठंडा, तेज धार वाला सुकून। तुम सीधे जियांगचंग सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल पहुंचे। रात के उस ड्यूटी नर्स की आंखें लगभग बंद हो रही थीं। तुमने वो ब्लैक कार्ड ग्लास विंडो पर पटका। वो एक झटके से जागा। उसके चेहरे पर जो इरिटेशन आने वाली थी वो पूरी तरह आई भी नहीं। तुमने उसे देखा और बस एक सेंटेंस बोला, आईसीयू में लिंक्स क्या है, सबसे अच्छी मेडिसिन लगाओ अभी। कार्ड में 3,30,000 है, कम पड़े तो बताओ। आवाज भारी थी लेकिन उसमें कोई गुजारिश नहीं थी। नर्स पहले रुका, फिर नीचे झुककर उस ब्लैक कार्ड को देखा, फिर तुम्हें देखा। सस्ती स्कूल यूनिफॉर्म। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। इतना सस्ता दिखने वाला लड़का और इतनी आसानी से 3 लाख से ऊपर, लेकिन कार्ड का बैलेंस झूठ नहीं बोलता। तो उसने एटीट्यूड बदला, उठा और डॉक्टर को कॉल किया। सबसे हाई लेवल ट्रीटमेंट शुरू करवाई। आधे घंटे बाद नई जीन रिपेयर मेडिसिन लिंग शिया की बॉडी में जाने लगी। जब तुमने देखा कि उस कागज जैसे सफेद चेहरे पर थोड़ा सा रंग लौट रहा है, तभी तुम्हारे अंदर की वो तनी हुई डोर थोड़ी ढीली हुई। रूम में शांति थी। तुम बेड के पास बैठे उसके पसीने से भीगे बालों को धीरे से संवारते रहे और बस इसी एक मोमेंट में वो हिंसा और धार जो आंखों में थी धीरे धीरे पिघल गई। उसकी जगह आई एक भोली अनाड़ी सी जेंटलनेस। लिंक्स या इस ठंडी दुनिया में तुम्हारी एकमात्र वजह थी जिनकी। वो बीमार था, कमजोर था, फिर भी उसका दिमाग हमेशा तेज था। उसकी आईलैशेस हिली, आंखें धीरे धीरे खुली। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम कुछ खतरनाक करके आए हो? उससे तुम्हारे बॉडी से वो छुपाई हुई लोहे जैसी गंध आ गई थी और वो फील हो गया था कि कुछ बदल गया है। तुम्हारा दिल एक सेकंड के लिए सिकुड़ा, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी वार्म स्माइल लाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और झूठ बोला, नहीं, भाई ने बस वो स्कूल स्लॉट एक अमीर बच्चे को बेच दिया, कुछ पैसे मिले, पहले तुझे ठीक करना था। लिंग शाह की आंखें तुरंत बुझ गईं। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो स्लॉट तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था और ये भी जानता था कि इन 3 सालों में तुम, भाई जब ठीक हो जाऊं साउथ सिटी की तांबुलू खाने चलेंगे। जब लिंग शाह फिर से सो गया, तुमने उसका कंबल ठीक किया और देर तक बस उसे देखते रहे, फिर उठे। वो रात की ठंडक जो बाहर थी जैसे उसे छू भी नहीं पाई। तुम पुराने स्कूल बैग के साथ स्कूल में दाखिल हुए जैसे पिछले 3 सालों में हर रोज होते थे। बस इस बार क्लास की तरफ नहीं गए, सीधे ऑफिस गए और एक फॉर्म लिया, सोसाइटी वॉरियर नेशनल एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चूंकि जाओजे ने वो स्कॉलरशिप स्लॉट छीन लिया था, स्कूल का रास्ता बंद था, तो अब लेना था एक और रास्ता, मुश्किल, खतरनाक लेकिन डायरेक्ट। सोसाइटी वॉरियर एग्जाम, इसमें वो आते हैं जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, बस जिंदगी दांव पर लगाने का हौसला है। या वो जो इतने कॉर्न में आ गए हों कि पीछे मुड़ने की जगह ही नहीं बची। और तुम ऑब्वियसली दूसरे थे, लेकिन फॉर्म लेकर ऑफिस से निकले ही थे कि कॉरिडोर से एक तेज चुभती आवाज आई, अरे ये तो हमारे स्कूल का कवि का जीनियस लेनान है। ऊपर देखा तो जाओजे कुछ चमचे और एक हैवी मेकअप वाली गर्ल के साथ आ रहा था। उसके चेहरे पर वो विनिंग स्माइल थी जो उन लोगों की होती है जो दूसरों की हड्डियों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं और फिर पलटकर हंसते हैं। वो तुम्हारे सामने आकर रुका, ऊपर नीचे देखा, फिर बोला, कल क्लास नहीं आया? घर में रो रहे थे? तुमने इग्नोर किया, बगल से निकलने लगे, लेकिन जाओजे ने कंधे पर हाथ रखा। नजर नीचे गई, तुम्हारे हाथ में वो फॉर्म था। उसने झट से छीन लिया, पढ़ा। पहले एक सेकंड के लिए हंसा, फिर वो जोर जोर से हंसने लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुना हो। सोसाइटी वॉरियर एग्जाम का फॉर्म, सुनो सब, एक फर्स्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस वाला। तुम्हारी पुरानी चुप्पी को उन्होंने हमेशा कमजोरी समझा था, इसीलिए उन्हें लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार कुछ और था। जाओजे ने वो फॉर्म जमीन पर फेंका,
फिर अपने लिमिटेड एडिशन टैक्टिकल शूज से उस पर पांव रखा। धीरे धीरे रगड़ते हुए बोला, बेकार लोगों को वहीं रहना चाहिए जहां उनकी जगह है। ये फॉर्म तेरा झूठा सपना है। मैं इसे रौंद रहा हूं जैसे किसी चींटी को मारते हैं। पहले होता तो शायद तुम झुककर वो फॉर्म उठा लेते, हर अपमान पी जाते, लेकिन वो वक्त नहीं रहा था। तुमने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरे पर ना गुस्सा था ना आंसू, बस एक डरावनी शांति। वो काली आंखें जैसे सब रोशनी अपने अंदर खींच रही हो। अगले सेकंड बिना किसी वार्निंग के धड़ाक एक गहरी भारी आवाज कॉरिडोर में गूंजी। तुम्हारा बॉडी थोड़ा नीचे हुआ, दाहिना पांव पलक झपकते जाओजे के पेट में जा धंसा। वो किक इतनी फास्ट थी, इतनी हैवी थी कि जाओजे का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मुंह से पित्त और खट्टा पानी निकला, पांव जमीन से उठे और वो 3 मीटर से ज्यादा नीचे गिरा। धड़ाम। और फिर शीशे का चूर होने की आवाज। उसकी पीठ कॉरिडोर के नोटिस बोर्ड से टकराई। पूरा टेम्पर्ड ग्लास टूट गया, टुकड़े हर तरफ बिखरे। पूरा कॉरिडोर फ्रीज हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि तुम हाथ उठाओगे, और किसी ने नहीं सोचा था कि एक किक से जाओजे का यह हाल होगा। वो कांच के टुकड़ों में पड़ा था, चेहरा सफेद, दर्द से ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। तुमने बस धीरे से पांव वापस लिया, वैसे ही खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी एक और प्रेजेंस महसूस हुई। टेम्पल पर नसें उभरी, पूरी बॉडी की एनर्जी एक झटके में बाहर आई। पांव के नीचे की जमीन की टाइल्स क्रैक हो गई। अर्थ ग्रेड स्ट्रेंथ टाइप अवेकनर। ये जाओ फैमिली का पर्सनल बॉडीगार्ड था, आर्मी से रिटायर्ड, असली डेंजरस। बच्चे, हिम्मत तो है। एक गर्जना के साथ वो बुलेट की तरह आया। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई सीधे तुम्हारे मुंह की तरफ आई। आसपास के स्टूडेंट्स चीखे, पीछे हटे। सब जानते थे इस लेवल का स्ट्रेंथ टाइप एक पंच में हड्डी तोड़ सकता है। लेकिन तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि उस पंच के नाक से टकराने से ठीक पहले तुम आगे बढ़े। कहना चाहिए तुम पानी की तरह उसके अंदर घुस गए, उसके 1 मीटर के अंदर। बॉडीगार्ड एक सेकंड के लिए रुका, फिर ठंडे से हंसा। उसे लगा क्लोज रेंज तो स्ट्रेंथ टाइप का घर है। उसने पंच वापस ली, दोनों बाहें अंदर की तरफ मोड़ी, तुम्हें स्क्वीज करने के लिए। हड्डी और अंदरूनी ऑर्गन सब एक साथ। लेकिन उसे क्या पता था कि 1 मीटर तुम्हारे लिए कैसा होता है। एक इनविजिबल स्पेस वेव, और तुमने बस अंदर एक थॉट डाली। स्पेस एज दोनों आर्म्स के जॉइंट्स पर, स्पेस बंद। पूरे स्कूल ने वो सीन देखा जो शायद जिंदगी में भूले नहीं। बॉडीगार्ड की दोनों बाहें कोहनियों से नीचे बिल्कुल क्लीन कट अलग हो गईं। दोनों फोरआर्म्स और फिस्ट्स अभी भी क्लोज करने की पोजीशन में थे, और वो ऐसे ही नीचे जमीन पर गिर गए। कट मिरर जैसा स्मूथ। बॉडीगार्ड ने नीचे देखा, अपनी खाली कोहनियां देखी, फिर जमीन पर पड़ी अभी भी हिलती बाहें। चेहरे से वो फियर्सनेस एक झटके में जा चुकी थी। फिर जब दर्द ब्रेन तक पहुंचा, एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। धड़ाम, वो घुटनों के बल गिरा। पूरा कॉरिडोर पत्थर हो गया। किसी को समझ नहीं आया तुमने किया क्या। कोई विजिबल एबिलिटी वेव भी नहीं। अर्थ ग्रेड स्ट्रेंथ टाइप का ये हाल, और तुम बस शांति से उसके ऊपर से कदम रखते हुए जाओजे की तरफ बढ़े। अब जाओजे पूरी तरह टूट चुका था। चेहरा कागज जैसा सफेद, हाथ पांव से पीछे खिसक रहा था। ट्राउजर गीली हो चुकी थी, कंट्रोल नहीं रहा था। तुम उसके सामने रुके। सैकड़ों नजरों के बीच तुमने धीरे से पांव उठाया। वो सस्ता धुला हुआ स्पोर्ट्स शू सीधे जौजे के उस चेहरे पर रखा जो डर से बिगड़ा हुआ था। उसका सिर कांच के टुकड़ों वाली ठंडी जमीन में दब गया। एग्जाम में मैं सबके सामने तेरी हर उस चीज को तोड़ूंगा जिस पर तुझे घमंड है। इतना कहकर तुमने धीरे से पांव उठाया, उसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। मुड़े, झुके, जमीन से वो फॉर्म उठाया जिस पर जूतों के निशान थे। हाथ से धूल झाड़ी और अपना पुराना स्कूल बैग उठाकर चले गए। जितनी शांति थी उतना ही डर था बाकियों में, क्योंकि इसका मतलब था कि ये एबिलिटी अभी शो नहीं हुई, ये डायरेक्टली रूल लेवल पर काम करती है। प्रिंसिपल जो मॉनिटरिंग रूम में सब देख रहे थे, उनके हाथ से चाय का कप फिसल कर टूट गया। ये फर्स्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये स्पेस लॉ का फिजिकल फॉर्म है। उन्हें अब समझ आया, जामचंग में एक असली फ्रीक पैदा हो गया है। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, उस 3 मिनट की सीसीटीवी फुटेज को एस ग्रेड क्लासिफाइड में डाल दिया, सारा ओरिजिनल डेटा सील कर दिया, किसी को एक्सेस नहीं। साथ ही तुम्हारे पिछले 3 साल का पूरा रिकॉर्ड निकालने का ऑर्डर दिया। वो जानना चाहते थे कि ये लड़का जिसे सबने इग्नोर किया वो असल में था क्या। उन्हें हंटिंग डॉग्स बुलाते थे, विल्डरनेस में डर्टी जॉब्स करने वाली रोग स्क्वाड। सॉशरूम ने सीधे 1 करोड़ स्टार कॉइन्स की ऑफर दी, एक जान के बदले। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुमने अर्थ ग्रेड बॉडीगार्ड की दोनों बाहें एक झटके में काट दी, तो उन्होंने तुरंत और 50 लाख मांगे, बेटर इक्विपमेंट के साथ। और साथ में ये भी कहा वो सिर्फ एक्सीडेंट क्रिएट करेंगे, बॉडी को वाइल्ड बीस्ट से क्लीन अप करवाएंगे, आर्मी को कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। जाशुंग ने बिना एक सेकंड रुके हाँ कर दी। उसके लिए तुम चाहे जो भी हो, विल्डरनेस में जाओगे तो वाइल्ड बीस्ट की खुराक बनोगे। 3 दिन बाद नेशनल एबिलिटी एग्जाम में अब सिर्फ आधा महीना बचा था। जियांगचिंग सिटी आर्मी की सबसे बेकार एफजी, 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल तुम्हें सामान उठाने वाला बोलकर हंसता है, लेकिन वो स्पेस लॉ की असली ताकत नहीं जानते। अगर स्पेस का आधा हिस्सा किसी के दिमाग पर, आधा हवा में और फिर अचानक बंद, तो बन जाता है एक ऐसा अटैक जो किसी भी डिफेंस को नहीं मानता। और अगर उस 1 क्यूबिक मीटर को 10 हिस्सों में बांट दो, तब जियांगचंग के पहले हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। हजारों नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं। तुम पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने कोने से धीरे धीरे स्टेज पर चले और अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रख दिया।
इस दुनिया में पावर सब कुछ है, हायरार्की सब कुछ तय करती है। कौन सी एबिलिटी जागी लगभग यही तय करता है कि जिंदगी में कहाँ पहुंचोगे। इसीलिए सब देख रहे थे। लेकिन जब स्टोन जला, वो रोशनी इतनी कमजोर थी, इतनी धुंधली, जैसे हवा में कांपती कोई लौ। नीचे पहले चुप्पी, फिर जोरदार हंसी। रिकॉर्डिंग टीचर ने लाइट स्क्रीन पर दर्ज हुए शब्द देखे, निराशगी से सिर हिलाया और अनाउंस कर दिया, लिन आन की एबिलिटी है स्टोरेज स्पेस, साइज 1 क्यूबिक मीटर। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी में डूब गया। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज? ये तो एक छोटा सा डिब्बा है। इस एबिलिटी से लॉजिस्टिक्स में भी काम नहीं मिलेगा। जो रोते रोते आया उसकी एबिलिटी भी उसी जैसी निकली। चारों तरफ से तीखे टॉन्ट आ रहे थे, लेकिन तुम बस चुपचाप हाथ हटाकर उन शब्दों को देखते रहे। चेहरे पर न गुस्सा न तड़प, बस एक खालीपन। तुम जानते थे जब ताकत नहीं होती तो फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं। और तभी एक चौंधियाने वाली सुनहरी रोशनी स्टेज के पीछे से फटी और पूरे हॉल की नजरें खिंच गईं। जाओ जे साहब, पक्का एस लेवल। जाओ फैमिली का रेड लोटस नाइट फायर वाकई डरावना है। तालियों और चीखों के बीच जाओ फैमिली का हेयर जाओ जे लाल आग की लपटों से घिरा स्टेज पर आया। उसकी यूनिफॉर्म शानदार, एटीट्यूड में घमंड साफ। तुमसे अलग। वो पैदा ही उस जगह हुआ था जहां बाकी सपना देखते हैं। रिसोर्सेज, स्टेटस, फ्यूचर सब अपने आप उसकी तरफ खींचेगा। लेकिन वो जश्न मनाने नहीं गया, सीधे तुम्हारे सामने आया। ऊपर से नीचे देखा, होठों पर क्रूअल स्माइल आई। लिन आन, मैं सोच रहा था कौन है निकला तू? वो चूहा जो नाली में छुपता है। उसने जलती हुई उंगली हवा में तुम्हारी तरफ करते हुए एक एक शब्द में ताना मारा। फर्स्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस, 1 क्यूबिक मीटर। बिल्कुल सही है। आगे जब तेरी बेचारी बीमार बहन नहीं रही तो उसका सामान रखने के काम आएगा। बहन का जिक्र होते ही तुम्हारी उन मृत आंखों में एक ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी और बुझ गई। जाओजे ने वो देख लिया और जोर से हंसने लगा। क्या हुआ, बुरा लगा? तेरे जैसे लोगों का यहाँ सांस लेना भी जांग जंग की हवा बर्बाद कराए। फिर वो सीधे टीचर वांग की तरफ मुड़ा। आवाज में कमांड था। स्कूल में एक पुअर स्टूडेंट को वॉर एकेडमी भेजने का स्लॉट था। वो ओरिजिनली इसे मिलना था ना? टीचर वांग का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे से बोले, हाँ, ग्रेड्स और ओवरऑल असेसमेंट के हिसाब से वो स्लॉट लिन अन को मिलना था। अब नहीं मिलेगा। जाओजे की आवाज फ्लैट थी, लेकिन उसमें एक जानलेवा कॉन्फिडेंस था। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में ऐसा कोई रहे जो रिसोर्सेज वेस्ट करे। टीचर वांग ने थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट है। रूल्स? जाओजे ने ठंडे से हंसते हुए कहा, और आग की एक लपट अचानक भड़क उठी। जियांगचंग ने जाओ फैमिली की बात ही रुले। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं बोला। सब देख रहे थे। किसी की आंखों में सिंपैथी, किसी में खुशी, किसी को तुम्हारे टूटने का इंतजार था। लेकिन तुम टूटे नहीं। तुमने बस जाओ जी की आंखों में देखा। वो नज़र इतनी शांत थी जैसे तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं। जाओ जे को यही नज़र सबसे ज़्यादा नापसंद थी। उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। ठंडे से बोला, ये नज़र मुझे पसंद नहीं, निकल जा। टीचर वांग ने एक फॉर्म निकाला। तभी जेब में रखा टूटी स्क्रीन वाला सेकंड हैंड फोन कापा। तुमने उठाया। उस तरफ से हॉस्पिटल की ठंडी आवाज आई, 1 लाख स्टार कॉइन्स। ये नंबर तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। अमीरों के लिए बस एक नंबर। तुम्हारे लिए वो एक ऐसी रकम थी जिसे छूना भी नामुमकिन था। तुमने गिड़गिड़ाकर कहा, डॉक्टर प्लीज कुछ दिन और दे दो। मैं जरूर। फोन लाइन कट गई। सिर्फ बीप। तुम बारिश में खड़े रहे। उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी बनती गई। वो गीला विड्रॉयल फॉर्म मुट्ठी में दबकर लुगदी बन गया। चेहरे पर जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी जा चुकी थी। बस एक ठोस डिसीजन था। स्कूल गया, फ्यूचर गया, कोई लीगल रास्ता नहीं। इस दुनिया ने, इन रूल्स ने तुम्हें और लिंक्सिया को जीने का मौका नहीं दिया। तो अब तुम खुद छीनोगे। और तुम पलट कर चल पड़े शहर के किनारे उस बस्ती की तरफ जहां रोशनी और कानून दोनों नहीं पहुंचते। जितना अंदर गए रास्ता उतना काला होता गया। एक ऐसी गली में मुड़े जो सबसे गहरी, सबसे गंदी, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं। और तुम्हारी नजर बदल गई। जो भी हो, जिंदगी से छीन कर लाऊंगा। लेकिन वो सेंटेंस पूरा होने से पहले एक तेज घुटन भरी बदबू, जानवर की गंध उस अंधेरी गली से आई। 2 लाल बत्तियां अंधेरे में जली। वो लाइट्स नहीं थी, वो आंखें थीं। एक सेकंड स्टेज वाइल्ड बीस्ट, शैडो वुल्फ। स्पीड और पावर के लिए जाना जाता है। नए सोल्जर्स के लिए नाइटमेयर। नॉर्मल इंसान अगर इससे फेस टू फेस मिले 3 सेकंड्स जीना भी बड़ी बात है। लेकिन भागने का ख्याल जैसे आया तुमने खुद दबा दिया। अपनी पीठ वुल्फ को दिखाई तो हार पक्की। तो तुम पीछे नहीं हटे बल्कि आधा कदम आगे बढ़े। वेट नीचे किया और बिजली की रफ्तार से जमीन पर पड़ा एक जंग लगा। नुकीला रिबार उठाकर सीने के सामने कर लिया। ये तुम्हारे हाथ का वो हुनर था जो स्लम्स के अंडरग्राउंड फाइट क्लब में दर्द और टूटी हड्डियों से सीखा था। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो, डर दिखाओ तो और तेज हारोगे। सिर्फ उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखना पड़ता है, तभी एक चांस मिलता है। इंसान और वुल्फ उस कीचड़ भरी गली में आमने सामने। अगले ही पल शैडो वुल्फ ने अटैक किया। वो एक काली परछाई की तरह झपटा, सीधे गले को निशाना बनाया। मूवमेंट इतनी फास्ट कि दिखी ही नहीं। बस इंस्टिंक्ट से आखिरी सेकंड में तुम जोर से दाहिनी तरफ मुड़े। गला बच गया, लेकिन बाएं कंधे पर पंजा लगा। एक बड़ा टुकड़ा मांस उखड़ा, लाल रंग बह निकला। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छाया। लेकिन तुम नहीं रुके। उस दर्द ने जैसे तुम्हारे अंदर कुछ जला दिया।
एक चीख निकाली, उसी मोमेंटम ने हाथ घुमाया, रीबार वुल्फ की आंख में ठोकने की कोशिश की। काफी फास्ट, काफी हार्ड भी। लेकिन सेकंड स्टेज बीस्ट को तुमने कम आंका था। शैडो वुल्फ ने मिडेयर में सिर झटका। रीबार आंख नहीं घुसा, सिर की हड्डी से टकराया, आधे इंच भी नहीं गया। दर्द में वुल्फ ने गुस्से से सिर हिलाया, रीबार छूट गया और तुम जमीन पर गिर पड़े। तुम पूरी तरह पागल जानवर की तरह लड़ रहे थे। डिफेंस छोड़कर मुट्ठी, कोहनी, घुटना, यहां तक कि दांत भी, हर उस जगह अटैक जो जानलेवा हो सके। पीठ पर 3 गहरे घाव, हड्डी तक। कंधे का जख्म लगातार बह रहा था। ताकत और होश दोनों तेजी से जा रहे थे। धीमे पड़ते गए, सांसें उखड़ने लगी और शैडो वुल्फ ने मौका देखा, जोर से तुम्हें दीवार से टकराया। पीछे से सिर लगा, आंखों के आगे चिंगारियां उड़ी। उसका भारी जिस्म तुम पर आ गया, दोनों पंजों से कंधे दबाकर दीवार में जड़ दिया। तुम हिल नहीं सकते थे। वो नीचे झुका, उसका जबड़ा तुम्हारे गले से 5 सेंटीमीटर भी नहीं। भाई तुम जरूर सबसे ताकतवर बनोगे। भाई जब ठीक हो जाऊं तो साउथ सिटी की तांगुलू खिलाना। हार नहीं सकते। हारे तो लिंक्सिया का क्या होगा, 1 लाख का क्या होगा, ट्रीटमेंट बंद का क्या होगा। जिस मोमेंट में शैडो वुल्फ ने मुंह खोला, तुम्हारा कंफ्यूज्ड, अधमरा दिमाग एक अजीब शांत जगह में चला गया। दर्द, डर, तड़प, सब जैसे किसी ने खींच लिया। बस 2 चीजें बची, वो वुल्फ का सिर जो पास आया था, और वो एबिलिटी जिसे पूरी दुनिया ने बेकार कहा, स्टोरेज स्पेस। स्पेस क्या है? एक ऐसा डिब्बा जो दिखता नहीं लेकिन है, और हर डिब्बे का एक एज होता है, जो खुलता भी है, बंद भी होता है। एक ऐसा क्रेजी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया जो सब कुछ बदल सकता था। अगर कोई चीज उस एज पर अटकी हो, तब तुम्हारी नजर उस जगह पर गड़ गई जहां शैडो वुल्फ का सिर उसकी गर्दन से मिलता था। अगले सेकंड में तुमने सारी मेंटल एनर्जी, सारी विल, यहां तक कि सारी लाइफ फोर्स भी एक क्रिस्टल क्लियर थॉट में लगा दी। स्पेस का निचला हिस्सा वुल्फ के सिर को घेरे, ऊपरी हिस्सा गर्दन के ऊपर की हवा में। स्पेस का एज एग्जैक्टली सिर और गर्दन के जॉइंट पर। स्पेस बंद। तुम पर दबाव अचानक हट गया। फिर एक गर्म, चिपचिपी धार बारिश की तरह चेहरे पर गिरी। तुम दीवार से टिककर बैठ गए, टूटे हुए बेलोज की तरह सांसें ले रहे थे। नीचे देखा तो प्यूपिल्स सिकुड़ गए। शैडो वुल्फ का जिस्म अभी भी तुम्हारे पैरों के पास था, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो कट इतना क्लीन था जैसे किसी सबसे शार्प लेजर से काटा हो। फर, ब्लड वेसल्स, हड्डी, नर्व्स, सब परफेक्टली नीट। कोई फ्रेम नहीं। तुमने आंखें बंद की, कॉन्शियसनेस को अपनी एबिलिटी स्पेस में उतारा। अगले ही सेकंड तुम हिल गए। वो वुल्फ का खूंखार सिर उस 1 क्यूबिक मीटर की स्पेस के बीच में शांति से तैर रहा था। आंखें अभी भी उसी गुस्से और कंफ्यूजन में, कट वहां भी मिरर जैसा स्मूथ। अब तुम समझे, तुम्हारी एबिलिटी की असली ताकत स्टोरेज नहीं है, ताकत है उस स्पेस एज में। जो भी उस एज पे आए, चाहे मांस हो, हड्डी हो या स्टील, स्पेस लॉ उसे डायरेक्टली काट देता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं। यहाँ फिजिक्स नहीं चलती, डिफेंस नहीं चलती, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं चलता। ये है रूल लेवल का एब्सोल्यूट कट। सेकेंड स्टेज बीस्ट की खोपड़ी इतनी सख्त थी तो भी 2 टुकड़े। फिर आगे चाहे फायर एबिलिटी हो, हार्डनिंग एबिलिटी हो, आयरन बॉडी हो, जब तक स्पेस लॉ को रोक नहीं सकते, सब बेकार। दुनिया की नज़र में जो यूजलेस एबिलिटी थी, उसने आज अपने असली दांत दिखाए। तुमने स्पेस में रखा वुल्फ का सिर देखा, होठों पर एक कर्व आई, और फिर उस हंसी को रोकना मुश्किल हो गया। हा 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 हा। वो हंसी बारिश में गूंजती रही। उसमें जिंदा बचने की पागलपन भरी राहत थी, और उसमें थी वो ठंडक जो तब आती है जब अपने हाथ का असली कार्ड पता चलता है। लेकिन तुमने खुद को जल्दी शांत किया। अभी जश्न का टाइम नहीं। सबसे पहले जरूरत थी पैसों की। पूरे जिस्म में जलन होते हुए भी वो सस्ती फोल्डिंग नाइफ निकाली और ब्लैक मार्केट में सीखे तरीके से शैडो वुल्फ का सीना खोला। जल्दी ही मिला, एक मुट्ठी भर नीले रंग में चमकता क्रिस्टल। सेकेंड स्टेज बीस्ट कोर, शैडो टाइप और काफी इंटैक्ट। ऑफिशियल चैनल्स में लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकते, लेकिन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में यही सबसे हार्ड करेंसी है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट से कम 3 लाख स्टार कॉइन्स। लिंग शिया की मेडिसिन का खर्चा पूरा, और काफी बचेगा भी। कोर को स्पेस में रखा और जल्दी से सीन क्लीन किया। वुल्फ की बॉडी को गली के किनारे खींचा, आसपास कुछ टुकड़े फेंके जैसे किसी दूसरे जानवर या गैंग फाइट में छोड़ा गया हो। फिर वो स्कूल यूनिफॉर्म जो खून और कीचड़ से सनी थी, उतारकर गंदे पानी के कूड़ेदान में फेंक दी। उस यूनिफॉर्म के साथ वो पुरानी आइडेंटिटी भी खत्म। कूड़े से एक बड़ी काली हुडेड विंड चीटर निकाली। जेब में बचे आखिरी कॉइन से रास्ते के ठेले से एक सस्ता सफेद प्लास्टिक मास्क खरीदा। उस पर एक अजीब, न बदलने वाली स्माइल बनी थी। हुड ऊपर, मास्क नीचे, एक नई फिगर सामने आई। आज से दुनिया में स्टूडेंट लिन एन नहीं रहा। अब था बस वो जो रात और अंधेरे में काम करता है। तुमने खुद को एक नया कोड नेम दिया, जीरो। जीरो का मतलब है कुछ नहीं, लेकिन जीरो का मतलब है सब कुछ की शुरुआत भी। आधे घंटे बाद तुम पहुंच गए जियांगचंग के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मार्केट, ब्लैक गोल्ड मार्केट पर। इसका एंट्रेंस था एक अबैंडन्ड अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की गहराई में। दरवाजे पर 2 मोटे गार्ड्स खड़े थे, कमर पर क्लियरली वेपन लिखे। दोनों ने तुम्हें देखा, स्माइल वाला मास्क, पुरानी विंड चीटर, तो इमीडिएटली नया शिकार समझ लिया। रुक। स्कारफेस ने ऊपर नीचे देखते हुए कड़क आवाज में कहा, कहां से आया मास्क लगाकर, रूल्स पता है? दूसरे बॉल्ड ने और डायरेक्ट हाथ आगे बढ़ाया।
अंदर जाना है तो 100 स्टार कॉइन्स एंट्री फी दो और सर्च होगी। तुम रुके, कुछ नहीं बोले, बस शांत नजरों से दोनों को देखा और आखिर में स्कारफेस की कमर पर रखे वेपन पर 1 मीटर से भी कम दूरी। बिल्कुल सही। स्कारफेस ने वेपन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही स्पेस एज गन के बैरल पर स्पेस बंद। एक आवाज और आधा बैरल जमीन पर गिरा। कट स्मूथ मिरर जैसा। दोनों गार्ड्स वहीं जम गए। स्कारफेस ने झुककर अपने हाथ में आधी गन देखी, फिर जमीन पर पड़ा मेटल टुकड़ा। रूह कांप गई। उन्हें समझ नहीं आया तुमने क्या किया। बस देखा कि स्पेशल अलॉय गन को किसी इनविजिबल चीज ने काट दिया। जो नहीं दिखता वो पावर से ज्यादा डराता है। बॉल्ड ने झट से हाथ हटाया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आ आप आइए। तुमने उन्हें देखा भी नहीं, सीधे चले गए उस दुनिया में जहां कोई लॉ नहीं था, बस इंटरेस्ट्स थे। ब्लैक गोल्ड मार्केट अंदर से बाहर से कहीं बड़ा था, कहीं ज्यादा क्याओटिक। हवा में मशीन ऑयल, सस्ती शराब और जाने क्या क्या की बदबू मिली हुई थी। कहीं एग्जोस्केलेटन पहने मर्सनरीज थे, कहीं ब्लैक मेडिसिन बेचने वाले, कहीं कोने में इंफॉर्मेशन और बाउंटी लिस्ट्स एक्सचेंज हो रही थी। तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे मार्केट के सेंटर में बने सबसे इंप्रेसिव 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ चले। ब्लैक गोल्ड गिल्ड। काउंटर के पीछे 200 किलो का मोटा शॉपकीपर था, झुककर जेम्स पहुंच रहा था। तुम्हें देखा, एक सेकंड रुका, फिर चेहरे पर दिखावटी वेलकम आई जो आधे सेकंड में डिस्गाइज में बदल गई। उसने कोर उठाकर नाटक से देखा। काउंटर पर पटका ऑरेंज ग्रेड एनर्जी मिक्स्ड, बेयरली सेकंड स्टेज। 1 लाख, लेना हो तो लो। ये प्राइस नहीं थी, ये लूट थी। लेकिन तुमने ना गुस्सा दिखाया, ना बार्गेनिंग की। बस एक ठंडी हंसी के साथ कोर उठाया और मुड़ गए। शॉपकीपर घबराया। जो सच में नहीं जानता वो जिद करता है, जो जानता है वो चढ़ जाता है। रुको, प्राइस पर बात हो सकती है। तुम नहीं रुके। 2 लाख। आगे बढ़ते रहे। 2,50,000 और ऊपर नहीं। तभी तुम रुके। आधा पलटे। वो स्माइल मास्क लैम्प की रोशनी में और भी ईरी लग रहा था। 3 लाख। अननेम्ड ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर करो। शॉपकीपर का चेहरा फड़का, लेकिन आखिर में माना। जल्दी ही एक कंप्लीटली ब्लैक, बिना किसी मार्क के मेटल कार्ड काउंटर पर आई। तुमने कार्ड उठाया और चले गए, लेकिन जैसे ही गिल्ड की डोर से निकले, शॉपकीपर का वो फेक स्माइल गायब हो गया। उसने कॉर्नर में बैठे एक पीने वाले को एक इशारा किया। वो आदमी मुस्कुराया और 4 टैटूड लोगों को साथ लेकर चुपचाप तुम्हारे पीछे हो लिया। तुमने शुरू से ही उन 5 को नोटिस किया था, और वॉक के दौरान तुमने एबिलिटी का एक नया तरीका भी टेस्ट किया। एक पत्थर उठाया, कदम रखते हुए स्पेस में स्टोर किया, और अगला कदम उठाते हुए आगे रिलीज किया। वो पत्थर तुम्हारी रनिंग की मोमेंटम के साथ एक बुलेट की तरह निकला। इस मोमेंट में तुम्हें पता चल गया, स्टोरेज स्पेस सिर्फ काटता ही नहीं, वो टेम्पररी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर और रिलीज भी कर सकता है। तो एक और एफिशिएंट काउंटर प्लान तुम्हारे दिमाग में बन गया। तुम जानबूझकर उन 5 को ब्लैक मार्केट की मेज जैसी गलियों में घुमाते रहे। आखिर में वो लीड आदमी बोला, जो भी है तेरे, आज मूड अच्छा है, शायद ज्यादा तकलीफ न दें। तुम धीरे धीरे पलटे। सफेद स्माइल मास्क उस डिम लाइट में क्रीपी लग रहा था। न गुस्सा, न बड़ी बड़ी बातें, बस एक ठंडी टेम्परेचर लेस आवाज में एक सवाल, तुम्हारे सिरों की कोई वैल्यू है? वो आदमी पहले ठिठका, फिर गुस्से में आ गया। दोनों हाथों से नाइफ उठाई और सीधे तुम्हारी खोपड़ी पर वार किया। ब्लेड हवा चीरती हुई आई। नॉर्मल इंसान के लिए यही फिनिश होता। तो सबसे तेज आगे वाला आधा ब्लेड सीधे हवा में गायब हो गया। आदमी का हाथ हल्का पड़ा, वो अपनी ही फोर्स से आगे लड़खड़ाया, और तुम उसी मोमेंट में उसके 1 मीटर के अंदर घुस गए। स्पेस एज गर्दन पर, स्पेस बंद। एक दबी सी आवाज आई, और उस आदमी के चेहरे पर जो गुस्सा था वो वहीं जम गया। अगले सेकंड में गर्दन से लाल रंग की धार ऊपर उठी। वो सिर कटा जिस आगे की तरफ गिरा। पूरी हवा सन्नाटे में बदल गई। बाकी चारों वहीं खड़े रह गए। चेहरों पर सिर्फ एक चीज बची थी, खालिस डर। चारों पलटकर भागे, लेकिन तुम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। एक कदम में तुम जमीन से चिपके साये की तरह दौड़े। जब सब खत्म हुआ, तुम बीच में खड़े थे, काली विंड चीटर पर एक बूंद भी नहीं। तुम झुके, शांति से उन सबकी तलाशी ली। कुछ मिनट्स में मिला नकद पैसे करीब 30,000 स्टार कॉइन्स और एक अच्छी बनावट वाला मिलिट्री अलॉय नाइफ। दोनों स्पेस में रख लिए। फिर सबसे अंदर वाली जेब में रखे ब्लैक कार्ड को छुआ। 3 लाख। इसके ऊपर 30,000। काफी था, आखिरकार काफी था। उस स्माइल मास्क के पीछे से तुम्हारी नजर जैसे हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच गई। वो आंखें जो हमेशा ठंडी और खाली रहती थीं, उनमें पहली बार थोड़ी सी वार्मथ आई। शाह, भाई के पास पैसे हैं तुझे बचाने के, धीरे से कहा। ब्लैक कार्ड को सबसे करीब की जेब में रखा। फिर एक पल भी नहीं रुके, मुड़े और चल दिए। उस खून भरी जगह को पीछे छोड़ दिया। तुम्हारे जाने के 5 मिनट भी नहीं हुए थे, ब्लैक गोल्ड गिल्ड का वो मोटा शॉपकीपर 10-15 एनर्जी गन थामे गार्ड्स के साथ उस अबैंडन्ड पार्किंग में आ धमका। कहाँ गया? 5 ने एक को नहीं पकड़ पाए। उसकी गालियां उस जगह गूंजी। फिर उन आंखों ने देखा, और वो पूरी तरह खुल गईं। 5 बॉडीज, 5 अलग अलग जिस्म। उसका सबसे काम का आदमी, जिसकी सी ग्रेड हार्डन स्किन थी, वो खून के डबरे में ऐसे पड़ा था जैसे कोई पुराना बोरा। गर्दन का कट मिरर जैसा स्मूथ। एक ठंडी सिहरन शॉपकीपर की रीढ़ से ऊपर तक गई। धड़ाम से उसके पैर बैठ गए, और वो उस ठंडे चिपचिपे तरल पर जा बैठा। आवाज में रोना था और बेइंतहा डर था। कोई जलन नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं। ये स्पेस कट है। स्पेस लॉ को इतने प्रिसाइज और टेरिफाइंग लेवल पर यूज करना
कम से कम बी ग्रेड पीक होना चाहिए। दुनिया का कोई बड़ा स्पेस टाइप यूजर। शॉपकीपर का दिमाग ब्लैंक हो गया। आखिर उसने किससे पंगा लिया था? जंगचंग में ये किलिंग गॉड कब आया? रात गहरी थी, बारिश रुक चुकी थी। तुमने वो काली विंड शीटर, स्माइल मास्क और वो नाइफ सब स्पेस में रख दिया और वापस पहन ली वो पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म, पुराना स्कूल बैग कंधे पर। वो स्टूडेंट जो दिखता था सामान्य बल्कि थोड़ा दुबला पतला, वो वापस आ गया। लेकिन जो पहले था, वो झिझक, वो दबी हुई शर्म, वो कल रात की बारिश वाली गली में पीछे छूट गई थी। अब आंखों में था एक ठंडा तेज धार वाला सुकून। तुम सीधे जियांगचिंग सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल पहुंचे। रात के उस ड्यूटी नर्स की आंखें लगभग बंद हो रही थीं। तुमने वो ब्लैक कार्ड ग्लास विंडो पर पटका। वो एक झटके से जागा। उसके चेहरे पर जो इरिटेशन आने वाली थी वो पूरी तरह आई भी नहीं। तुमने उसे देखा और बस एक सेंटेंस बोला, आईसीयू में लिंक्स क्या है, सबसे अच्छी मेडिसिन लगाओ, अभी कार्ड में 3,30,000 है, कम पड़े तो बताओ। आवाज भारी थी लेकिन उसमें कोई गुजारिश नहीं थी। नर्स पहले रुका, फिर नीचे झुककर उस ब्लैक कार्ड को देखा, फिर तुम्हें देखा। सस्ती स्कूल यूनिफॉर्म। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। इतना सस्ता दिखने वाला लड़का और इतनी आसानी से 3 लाख से ऊपर, लेकिन कार्ड का बैलेंस झूठ नहीं बोलता। तो उसने एटीट्यूड बदला, उठा और डॉक्टर को कॉल किया, सबसे हाई लेवल ट्रीटमेंट शुरू करवाई। आधे घंटे बाद नई जीन रिपेयर मेडिसिन लिंक शा के बॉडी में जाने लगी। जब तुमने देखा कि उस कागज जैसे सफेद चेहरे पर थोड़ा सा रंग लौट रहा है, तभी तुम्हारे अंदर की वो तनी हुई डोर थोड़ी ढीली हुई। रूम में शांति थी। तुम बेड के पास बैठे उसके पसीने से भीगे बालों को धीरे से संवारते रहे और बस इसी एक मोमेंट में वो हिंसा और धार जो आंखों में थी धीरे धीरे पिघल गई। उसकी जगह आई एक भूली अनाड़ी सी जेंटलनेस। लिंक्स या इस ठंडी दुनिया में तुम्हारी एकमात्र वजह थी जीने की। वो बीमार था, कमजोर था, फिर भी उसका दिमाग तेज था। उसकी आईलैशेस हिली, आंखें धीरे धीरे खुली। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, भाई क्या तुम कुछ खतरनाक करके आए हो? उससे तुम्हारे बॉडी से वो छुपाई हुई लोहे जैसी गंध आ गई थी और वो फील हो गया था कि कुछ बदल गया है। तुम्हारा दिल एक सेकंड के लिए सिकुड़ा, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी वार्म स्माइल लाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और झूठ बोला, नहीं भाई ने बस वो स्कूल स्लॉट एक अमीर बच्चे को बेच दिया, कुछ पैसे मिले, पहले तुझे ठीक करना था। लिंग शिया की आंखें तुरंत बुझ गईं। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो स्लॉट तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था और ये भी जानता था कि इन 3 सालों में तुमने उसके लिए कितना कुछ दिया था। उसकी आंखें लाल होने लगीं। धीरे से बोला, सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन तुमने बस उसके नाक पर उंगली रखी, एक छोटे बच्चे की तरह हंसते हुए बोला, एक मामूली स्लॉट गया तो गया, भाई पढ़े या ना पढ़े, सबसे ताकतवर बनेगा। तू बस चुपचाप ठीक हो, जब ठीक हो जाएगा भाई साउथ सिटी की तांगुलू खिलाएगा। जब लिंग शाह फिर से सो गया, तुमने उसका कंबल ठीक किया और देर तक बस उसे देखते रहे। फिर उठे। वो ठंडक जो बाहर थी, जैसे तुम्हें छू भी नहीं पाई। तुम पुराने स्कूल बैग के साथ स्कूल में दाखिल हुए, जैसे पिछले 3 सालों में हर रोज। बस इस बार क्लास की तरफ नहीं गए, सीधे ऑफिस गए और एक फॉर्म लिया, सोसाइटी वॉरियर नेशनल एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चूंकि जाओजे ने वो स्कॉलरशिप स्लॉट छीन लिया था, स्कूल का रास्ता बंद था, तो अब लेना था एक और रास्ता, मुश्किल, खतरनाक लेकिन डायरेक्ट। सोसाइटी वॉरियर एग्जाम में वो आते हैं जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, बस जिंदगी दांव पर लगाने का हौसला है, या वो जो इतने कॉर्नर में आ गए हों कि पीछे मुड़ने की जगह ही नहीं बची। और तुम ऑब्वियसली दूसरे थे। लेकिन फॉर्म लेकर ऑफिस से निकले ही थे कि कॉरिडोर से एक तेज चुभती आवाज आई, अरे ये तो हमारे स्कूल का कभी का जीनियस लिन एन है। ऊपर देखा तो जाओजे कुछ चमचे और एक हैवी मेकअप वाली गर्ल के साथ आ रहा था। चेहरे पर वो विनिंग स्माइल जो उन लोगों की होती है जो दूसरों की हड्डियों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं। वो तुम्हारे सामने आकर रुका, ऊपर नीचे देखा, फिर बोला, कल क्लास नहीं आया, घर में रो रहे थे? तुमने इग्नोर किया, बगल से निकलने लगे, लेकिन जाओजे ने कंधे पर हाथ रखा। नजर नीचे गई, तुम्हारे हाथ में वो फॉर्म था। उसने झट से छीन लिया, पढ़ा, पहले एक सेकंड के लिए रुका, फिर जोर जोर से हंसने लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुना हो। सोसाइटी वॉरियर एग्जाम का फॉर्म, सुनो सब, एक फर्स्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस वाला। तुम्हारी पुरानी चुप्पी को उन्होंने हमेशा कमजोरी समझा था, इसीलिए उन्हें लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार कुछ और था। जाओजे ने वो फॉर्म जमीन पर फेंका, फिर अपने लिमिटेड एडिशन टैक्टिकल शूज से उस पर पांव रखा, धीरे धीरे रगड़ते हुए बोला, बेकार लोगों को वहीं रहना चाहिए जहां उनकी जगह है। ये फॉर्म तेरा झूठा सपना है। मैं इसे रौंद रहा हूँ जैसे किसी चींटी को मारते हैं। पहले होता तो शायद तुम झुककर वो फॉर्म उठा लेते, हर अपमान पी जाते, लेकिन वो वक्त नहीं रहा था। तुमने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरे पर ना गुस्सा था ना आंसू, बस एक डरावनी शांति। वो काली आंखें जैसे सब रोशनी अपने अंदर खींच रही हों। अगले सेकंड बिना किसी वार्निंग के धड़ाक, एक गहरी भारी आवाज कॉरिडोर में गूंजी,
तुम्हारा बॉडी थोड़ा नीचे हुआ, दाहिना पांव पलक झपकते जाओ जे के पेट में जा धंसा। वो किक इतनी फास्ट, इतनी हैवी थी कि जाओ जे का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मुंह से पित्त और खट्टा पानी निकला, पांव जमीन से उठे और वो 3 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा। धड़ाम, और फिर शीशे के चूर होने की आवाज। उसकी पीठ कॉरिडोर के नोटिस बोर्ड से टकराई। पूरा टेम्पर्ड ग्लास टूट गया, टुकड़े हर तरफ बिखरे। पूरा कॉरिडोर फ्रीज हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि तुम हाथ उठाओगे, और किसी ने नहीं सोचा था कि एक किक से जाओ जे का यह हाल होगा। वो कांच के टुकड़ों में पड़ा था, चेहरा सफेद, दर्द से ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। तुमने बस धीरे से पांव वापस लिया, वैसे ही खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी एक और प्रेजेंस महसूस हुई। टेम्पल पर नसें उभरी, पूरी बॉडी की एनर्जी एक झटके में बाहर आई। पांव के नीचे की जमीन की टाइल्स क्रैक हो गई। अर्थ ग्रेड स्ट्रेंथ टाइप अवेकनर। ये जॉ फैमिली का पर्सनल बॉडीगार्ड था, आर्मी से रिटायर्ड, असली डेंजरस। बच्चे, हिम्मत तो है। एक गर्जना के साथ वो बुलेट की तरह आया। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई सीधे तुम्हारे मुंह की तरफ आई। आसपास के स्टूडेंट्स चीखे, पीछे हटे। सब जानते थे इस लेवल का स्ट्रेंथ टाइप एक पंच में हड्डी तोड़ सकता है। लेकिन तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि उस पंच के नक से टकराने से ठीक पहले तुम आगे बढ़े। कहना चाहिए तुम पानी की तरह उसके अंदर घुस गए, उसके 1 मीटर के अंदर। बॉडीगार्ड एक सेकंड के लिए रुका, फिर ठंडे से हंसा। उसे लगा क्लोज रेंज तो स्ट्रेंथ टाइप का घर है। उसने पंच वापस ली, दोनों बाहें अंदर की तरफ मोड़ी तुम्हें स्क्वीज करने के लिए। हड्डी और अंदरूनी ऑर्गन्स सब एक साथ। लेकिन उसे क्या पता था कि 1 मीटर तुम्हारे लिए कैसा होता है। एक इनविजिबल स्पेस वेव, और तुमने बस अंदर एक थॉट डाली, स्पेस एज। दोनों आर्म्स के जॉइंट्स पर स्पेस बंद। एक आवाज कड़क और दांत खट्टे करने वाली। और पूरे स्कूल ने वो सीन देखा जो शायद जिंदगी में भूले नहीं। बॉडीगार्ड की दोनों बाहें कोहनियों से नीचे बिल्कुल क्लीन कट अलग हो गईं। दोनों फोरआर्म्स और फिस्ट अभी भी क्लोज करने की पोजीशन में, और वो ऐसे ही नीचे जमीन पर गिर गए, कट मिरर जैसा स्मूथ। बॉडीगार्ड ने नीचे देखा, अपनी खाली कोहनियां देखी, फिर जमीन पर पड़ी अभी भी हिलती बाहें। चेहरे से वो फियर्सनेस एक झटके में जा चुकी थी। फिर जब दर्द ब्रेन तक पहुंचा, एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। धड़ाम, वो घुटनों के बल गिरा। पूरा कॉरिडोर पत्थर हो गया। किसी को समझ नहीं आया तुमने किया क्या। कोई विजिबल एबिलिटी वेव भी नहीं। अर्थ क्रिएट स्ट्रेंथ टाइप का यह हाल, और तुम बस शांति से उसके ऊपर से कदम रखते हुए जाओजे की तरफ बढ़े। अब जाओजे पूरी तरह टूट चुका था। चेहरा कागज जैसा सफेद, हाथ पांव से पीछे खिसक रहा था। ट्राउजर गीली हो चुकी थी, कंट्रोल नहीं रहा था। तुम उसके सामने रुके, सैकड़ों नजरों के बीच। तुमने धीरे से पांव उठाया। वो सस्ता धुला हुआ स्पोर्ट्स शू सीधे जाओजे के उस चेहरे पर रखा जो डर से बिगड़ा हुआ था। उसका सिर कांच के टुकड़ों वाली ठंडी जमीन में दब गया। एग्जाम में मैं सबके सामने तेरी हर उस चीज को तोड़ूंगा जिस पर तुझे घमंड है। इतना कहकर तुमने धीरे से पांव उठाया। उसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। मुड़े झुके, जमीन से वो फॉर्म उठाया जिस पर जूतों के निशान थे। हाथ से धूल झाड़ी, और अपना पुराना स्कूल बैग उठाकर, जहां सब अपने आप रास्ता दे रहे थे, वहां से बड़े कदमों में निकल गए। कॉरिडोर की खिड़की से आती धूप ने तुम्हारी परछाई को बहुत लंबा खींच दिया। जितनी शांति थी उतना ही डर था बाकियों में, क्योंकि इसका मतलब था कि ये एबिलिटी अभी शो नहीं हुई। ये डायरेक्टली रूल लेवल पर काम करती है। प्रिंसिपल जो मॉनिटरिंग रूम में सब देख रहे थे, उनके हाथ से चाय का कप फिसलकर टूट गया। ये फर्स्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये स्पेस लॉ का फिजिकल फॉर्म है। उन्हें अब समझ आया, जियांगचेंग में एक असली मॉन्स्टर पैदा हो गया है। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, उस 3 मिनट की सीसीटीवी फुटेज को एस ग्रेड क्लासिफाइड में डाल दिया। सारा ओरिजिनल डेटा सील, किसी को एक्सेस नहीं। साथ ही तुम्हारे पिछले 3 साल का पूरा रिकॉर्ड निकालने का ऑर्डर दिया। वो जानना चाहते थे कि ये लड़का जिसे सबने इग्नोर किया, वो असल में था क्या। लेकिन स्कूल को अभी तुम्हारी वैल्यू का एहसास हुआ था, और उधर जाओ फैमिली पहले ही असली एक्शन में आ चुकी थी। जाओ फैमिली की विला में शैंडलियर के नीचे का माहौल दबा हुआ था। जाओ जो सूजे हुए चेहरे के साथ सोफा पर पड़ा था, चीख चीख कर बदला मांग रहा था। जाओ शॉन्ग विंडो के पास चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा। फिर उसने एक एनक्रिप्टेड कॉल डायल किया। उस तरफ से जो आवाज आई, उन्हें हंटिंग डॉग्स बुलाते थे, विल्डरनेस में डर्टी जॉब्स करने वाली रोग स्क्वाड। जॉशरूम ने सीधे 1 करोड़ स्टार कॉइन्स की ऑफर दी, एक जान के बदले। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुमने अर्थ ग्रेड बॉडीगार्ड की दोनों बाहें एक झटके में काट दी, तो उन्होंने तुरंत और 50 लाख मांगे, बेटर इक्विपमेंट के साथ। और साथ में ये भी कहा, वो सिर्फ एक्सीडेंट क्रिएट करेंगे, बॉडी को वाइल्ड बीस्ट से क्लीन अप करवाएंगे, आर्मी को कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। जाओ शुंग ने बिना एक सेकंड रुके हाँ कर दी। उसके लिए तुम चाहे जो भी हो, विल्डरनेस में जाओगे तो वाइल्ड बीस्ट्स की खुराक बनोगे। 3 दिन बाद नेशनल एबिलिटी एग्जाम में अब सिर्फ आधा महीना बचा था। जांगचेंग सिटी की मिलिट्री ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आखिरी बड़ी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज की। तुमने जगाई इतिहास की सबसे बेकार एबिलिटी, 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल तुम्हें बस सामान उठाने वाला बोलकर हंसता है, लेकिन वो लोग स्पेस लॉ की असली ताकत नहीं जानते। अगर स्पेस का आधा हिस्सा किसी के दिमाग पर रखो और आधा हवा में, फिर उसे अचानक बंद कर दो, तो बन जाता है एक ऐसा अटैक जो किसी भी डिफेंस को नहीं मानता। और अगर उसे क्यूबिक मीटर को तोड़कर 10 हिस्सों में बांट दो, तब जंगचंग के पहले हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। हजारों नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं।
तुम पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने कोने से धीरे धीरे स्टेज पर चले और अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रख दिया। इस दुनिया में पावर सब कुछ है, हायरार्की सब कुछ तय करती है। कौन सी एबिलिटी जागी, लगभग यही तय करता है कि जिंदगी में कहाँ पहुंचोगे। इसीलिए सब देख रहे थे। लेकिन जब स्टोन जला, वो रोशनी इतनी कमज़ोर थी, इतनी धुंधली, जैसे हवा में कांपती कोई लौ। नीचे पहले चुप्पी, फिर जोरदार हंसी। रिकॉर्डिंग टीचर ने लाइट स्क्रीन पर दर्ज हुए शब्द देखे, मिराजगी से सिर हिलाया और अनाउंस कर दिया, लिन आयन की एबिलिटी है स्टोरेज स्पेस, साइज 1 क्यूबिक मीटर। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी में डूब गया। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज, ये तो एक छोटा सा डिब्बा है। इस एबिलिटी से लॉजिस्टिक्स में भी काम नहीं मिलेगा। जो रोते रोते आया, उसकी एबिलिटी भी उसी जैसी निकली। चारों तरफ से तीखे टॉन्ट आ रहे थे, लेकिन तुम बस चुपचाप हाथ हटाकर उन शब्दों को देखते रहे। चेहरे पर ना गुस्सा, ना तड़प, बस एक खालीपन। तुम जानते थे जब ताकत नहीं होती तो फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं। और तभी एक चौंधियाने वाली सुनहरी रोशनी स्टेज के पीछे से फटी। पूरे हॉल की नजरें खिंच गईं। जाजे साहब, पक्का एस लेवल। जा फैमिली का रेड लोटस नाइट फायर वाकई डरावना है। तालियों और चीखों के बीच जाजे लाल आग की लपटों से घिरा स्टेज पर आया। उसकी यूनिफॉर्म शानदार, एटीट्यूड में घमंड साफ। तुमसे अलग, वो पैदा ही उस जगह हुआ था जहां बाकी सपना देखते हैं। रिसोर्सेज, स्टेटस, फ्यूचर, सब अपने आप उसकी तरफ खिंचेगा। लेकिन वो जश्न मनाने नहीं गया, सीधे तुम्हारे सामने आया। ऊपर से नीचे देखा, होठों पे एक क्रूअल स्माइल आई। उसने जलती हुई उंगली हवा में तुम्हारी तरफ करते हुए एक एक शब्द में ताना मारा, फर्स्ट ग्रेड स्टोरेज स्पेस 1 क्यूबिक मीटर। बिल्कुल सही है। आगे जब तेरी बेचारी बीमार बहन नहीं रही तो उसका सामान रखने के काम आएगा। बहन का जिक्र होते ही तुम्हारी उन मृत आंखों में एक ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी और बुझ गई। जाओजी ने वो देख लिया और जोर से हंसने लगा। क्या हुआ, बुरा लगा? तेरे जैसे लोगों का यहाँ सांस लेना भी जान चंग की हवा बर्बाद करना है। फिर वो टीचर वैंग की तरफ मुड़ा। आवाज में कमान था। स्कूल में एक पुअर स्टूडेंट को वॉर एकेडमी भेजने का स्लॉट था। वो ओरिजिनली इसे मिलना था ना। टीचर वांग का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे से बोले, हाँ, ग्रेड्स और ओवरऑल असेसमेंट के हिसाब से वो स्लॉट लेनैन को मिलना था, अब नहीं मिलेगा। जाओजे की आवाज़ फ्लैट थी, लेकिन उसमें एक जानलेवा कॉन्फिडेंस था। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्कूल में ऐसा कोई रहे जो रिसोर्सेज वेस्ट करे। टीचर वैंग ने थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट है। रूल्स? जाओजे ने ठंडे से हंसते हुए कहा, और आग की एक लपट अचानक भड़क उठी। जांगचन में जाओ फैमिली की बात ही रूल है। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं बोला। सब देख रहे थे। किसी की आंखों में सिंपैथी, किसी में खुशी, किसी को तुम्हारे टूटने का इंतजार था। लेकिन तुम टूटे नहीं। तुमने बस जाउजर की आंखों में देखा। वो नज़र इतनी शांत थी जैसे तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं। जाउजे को यही नज़र सबसे ज़्यादा नापसंद थी। उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। ठंडे से बोला, ये नज़र मुझे पसंद नहीं, निकल जा। टीचर वॉन्ग ने एक फॉर्म निकाला। साइन कर दो। ये विड्रॉल फॉर्म है। इस एबिलिटी के साथ स्कूल में रहने का कोई मतलब नहीं। मान लो ईस्ट सिटी के फैक्ट्री में जाओ, नट्स बोल्ट्स कसो, कम से कम पेट तो भरेगा। तुमने फॉर्म लिया, एक बार पढ़ा, फिर पेन उठाकर सिग्नेचर कर दिया। हाथ बिल्कुल स्टेबल था, जरा भी नहीं कांपा। फॉर्म वापस करके मुड़े और चले गए। पूरे टाइम एक भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे सर्वाइवल रूल्स में एक बात हमेशा से थी, जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, उनसे आर्ग्यू मत करो। स्कूल गेट से निकलते ही आसमान काला पड़ गया। बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश तुम पर टूट पड़ी। लेकिन तुम्हें ठंड का एहसास नहीं था, बस नमनेस थी। तभी जेब में रखा टूटी स्क्रीन वाला फोन बजा। यहाँ से सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल बोल रहे हैं। आपकी बहन की शनिवार कोल्ड सिंड्रोम अचानक बहुत बढ़ गई है। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 24 घंटे में 1 लाख स्टार कॉइन्स जमा करने होंगे, वो स्पेशल मेडिसिन नंबर 1 के लिए। नहीं जमा हुए तो रूल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट बंद करके पेशेंट को आईसीयू से बाहर करना होगा। 1 लाख स्टार कॉइन्स, अमीरों के लिए बस एक नंबर। तुम्हारे लिए वो एक ऐसी रकम थी जिसे छूना भी नामुमकिन था। तुमने आवाज में गिड़गिड़ाहट लाकर कहा, डॉक्टर प्लीज कुछ दिन और दे दो। मैं फोन लाइन कट गई। सिर्फ बीत। तुम बारिश में खड़े रहे। उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी बनती गईं। वो गीला विड्रॉल फॉर्म मुट्ठी में दब दब कर लुगदी बन गया। चेहरे पर जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी जा चुकी थी। बस एक ठोस डिसीजन था। स्कूल गया, फ्यूचर गया, कोई लीगल रास्ता नहीं। इस दुनिया ने, इन रूल्स ने तुम्हें और लिंग स्या को जीने का कोई मौका नहीं दिया। तो अब तुम खुद छीनोगे। और तुम पलट कर चल पड़े शहर के किनारे, उस बस्ती की तरफ जहां रोशनी और कानून दोनों नहीं पहुंचते। जितना अंदर गए रास्ता उतना काला होता गया। एक ऐसी गली में मुड़े जो सबसे गहरी, सबसे गंदी, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं। और तुम्हारी नजर बदल गई। जो भी हो, जिंदगी से छीन कर लाऊंगा। लेकिन वो सेंटेंस पूरा होने से पहले एक तेज घुटन भरी बदबू, जानवर की गंध उस अंधेरी गली से आई। 2 लाल बत्तियां अंधेरे में जली। वो लाइट्स नहीं थी, वो आंखें थीं। एक सेकेंड स्टेज वाइल्ड बीस्ट, शैडो वुल्फ। स्पीड और पावर के लिए जाना जाता है, नए सोल्जर्स के लिए नाइटमेयर।
नॉर्मल इंसान अगर इससे फेस टू फेस मिले 3 सेकंड्स जीना भी बड़ी बात है, लेकिन भागने का ख्याल जैसे आया तुमने खुद दबा दिया। अपनी पीठ वुल्फ को दिखाई तो हार पक्की, तो तुम पीछे नहीं हटे बल्कि आधा कदम आगे बढ़े, वेट नीचे किया और बिजली की रफ्तार से जमीन पर पड़ा एक जंग लगा नुकीला रीबार उठाकर सीने के सामने कर लिया। ये तुम्हारे हाथ का वो हुनर था जो स्लम्स के अंडरग्राउंड फाइट क्लब में दर्द और टूटी हड्डियों से सीखा था। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो, डर दिखाओ तो और तेज हारोगे, सिर्फ उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखना पड़ता है, तभी एक चांस मिलता है। इंसान और वुल्फ उस कीचड़ भरी गली में आमने सामने। अगले ही पल शैडो वुल्फ ने अटैक किया। वो एक काली परछाई की तरह झपटा, सीधे गले को निशाना बनाया। मूवमेंट इतनी फास्ट कि दिखी ही नहीं, बस इंस्टिंक्ट से। आखिरी सेकंड में तुम जोर से दाहिनी तरफ मुड़े, गला बच गया, लेकिन बाएं कंधे पर पंजा लगा। एक बड़ा टुकड़ा मांस उखड़ा, लाल रंग बह निकला। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छाया, लेकिन तुम नहीं रुके। उस दर्द ने जैसे तुम्हारे अंदर कुछ जला दिया। एक चीख निकाली, उसी मोमेंटम में हाथ घुमाया, रीबार वुल्फ की आंख में ठोकने की कोशिश की। काफी फास्ट, काफी हार्ड भी, लेकिन सेकंड स्टेज बीस्ट को तुमने कम आंका था। शैडो वुल्फ ने मिड एयर में सिर झटका। रीबार आंख नहीं घुसा, सिर की हड्डी से टकराया, आधे इंच भी नहीं गया। दर्द में वुल्फ ने गुस्से से सिर हिलाया, रीबार छूट गया और तुम जमीन पर गिर पड़े। तुम पूरी तरह पागल जानवर की तरह लड़ रहे थे, डिफेंस छोड़कर मुट्ठी, कोहनी, घुटना, यहां तक कि दांत भी, हर उस जगह अटैक जो जानलेवा हो सके। पीठ पर 3 गहरे घाव, हड्डी तक। कंधे का जख्म लगातार बह रहा था। ताकत और होश दोनों तेजी से जा रहे थे, धीमे पड़ते गए, सांसें उखड़ने लगी। और शैडो वुल्फ ने मौका देखा, जोर से तुम्हें दीवार से टकराया। पीछे से सिर लगा, आंखों के आगे चिंगारियां उड़ी। उसका भारी जिस्म तुम पर आ गया, दोनों पंजों से कंधे दबाकर दीवार में जड़ दिया। तुम हिल नहीं सकते थे। वो नीचे झुका, उसका जबड़ा तुम्हारे गले से 5 सेंटीमीटर भी नहीं। भाई तुम जरूर सबसे ताकतवर बनोगे। भाई जब ठीक हो जाऊं तो साउथ सिटी की तांगोलू खिलाना। हार नहीं सकते। हारे तो लिंक्सिया का क्या होगा, 1 लाख का क्या होगा, ट्रीटमेंट बंद का क्या होगा। जिस मोमेंट में शैडो वुल्फ ने मुंह खोला, तुम्हारा कंफ्यूज्ड, अधमरा दिमाग एक अजीब शांत जगह चला गया। दर्द, डर, तड़प, सब जैसे किसी ने खींच लिया। बस 2 चीजें बची, वो वुल्फ का सिर जो पास आ रहा था, और वो एबिलिटी जिसे पूरी दुनिया ने बेकार कहा, स्टोरेज स्पेस। स्पेस क्या है? एक ऐसा डिब्बा जो दिखता नहीं लेकिन है, और हर डिब्बे का एक एज होता है जो खुलता भी है, बंद भी होता है। एक ऐसा क्रेजी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया जो सब कुछ बदल सकता था। अगर कोई चीज उस एज पर अटकी हो, तब तुम्हारी नजर उस जगह पर गड़ गई जहां शैडो वुल्फ का सिर उसकी गर्दन से मिलता था। अगले सेकंड में तुमने सारी मेंटल एनर्जी, सारी विल, यहां तक कि सारी लाइफ फोर्स भी एक क्रिस्टल क्लियर थॉट में लगा दी। स्पेस का निचला हिस्सा वुल्फ के सिर को घेरे, ऊपरी हिस्सा गर्दन के ऊपर की हवा में। स्पेस का एज एग्जैक्टली सिर और गर्दन के जॉइंट पर। स्पेस बंद। तुम पर दबाव अचानक हट गया। फिर एक गरम चिपचिपी धार बारिश की तरह चेहरे पर गिरी। तुम दीवार से टिककर बैठ गए, टूटे हुए बेलोज की तरह सांसें ले रहे थे। नीचे देखा तो प्यूपिल्स सिकुड़ गए। शैडो वुल्फ का जिस्म अभी भी तुम्हारे पैरों के पास था, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो कट इतना क्लीन था जैसे किसी सबसे शार्प लेजर से काटा हो। फर, ब्लड वेसल्स, हड्डी, नर्व्स, सब परफेक्टली नीट, कोई फ्रेम नहीं। तुमने आंखें बंद की, कॉन्शियसनेस को अपनी एबिलिटी स्पेस में उतारा। अगले सेकंड तुम हिल गए। वो वुल्फ का खूंखार सिर उस एक क्यूबिक मीटर की स्पेस के बीच में शांति से तैर रहा था। आंखें अभी भी उसी गुस्से और कंफ्यूजन में, कट वहां भी मिरर जैसा स्मूथ। अब तुम समझे, तुम्हारी एबिलिटी की असली ताकत स्टोरेज नहीं है, ताकत है उस स्पेस एज में। जो भी उस एज पर आए, चाहे मांस हो, हड्डी हो या स्टील, स्पेस लॉ उसे डायरेक्टली काट देता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं। यहाँ फिजिक्स नहीं चलती, डिफेंस नहीं चलती, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं चलता। ये है रूल लेवल का एब्सोल्यूट कट। सेकंड स्टेज 20 की खोपड़ी इतनी सख्त थी तो भी 2 टुकड़े। फिर आगे चाहे फायर एबिलिटी हो, हार्डनिंग एबिलिटी हो, आयरन बॉडी हो, जब तक स्पेस लॉ को रोक नहीं सकते सब बेकार। दुनिया की नज़र में जो यूजलेस एबिलिटी थी, उसने आज अपने असली दांत दिखाए। तुमने स्पेस में रखा वुल्फ का सिर देखा, होठों पर एक कर्व आई, और फिर उस हंसी को रोकना मुश्किल हो गया। हाँ 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 हाँ, वो हंसी बारिश में गूंजती रही। उसमें जिंदा बचने की पागलपन भरी राहत थी, और उसमें थी वो ठंडक जो तब आती है जब अपने हाथ का असली कार्ड पता चलता है। लेकिन तुमने खुद को जल्दी शांत किया। अभी जश्न का टाइम नहीं। सबसे पहले जरूरत थी पैसों की। पूरे जिस्म में जलन होते हुए भी वो सस्ती फोल्डिंग नाइफ निकाली और ब्लैक मार्केट में सीखे तरीके से शैडो वुल्फ का सीना खोला। जल्दी ही मिला, एक मुट्ठी भर नीले रंग में चमकता क्रिस्टल। सेकंड स्टेज बीस्ट कोर, शैडो टाइप और काफी इंटैक्ट। ऑफिशियल चैनल्स में लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकते, लेकिन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में यही सबसे हार्ड करेंसी है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट से कम 3 लाख स्टार कॉइन्स। लिंग शाह की मेडिसिन का खर्चा पूरा, और काफी बचेगा भी। कोर को स्पेस में रखा और जल्दी से सीन क्लीन किया। वुल्फ की बॉडी को गली के किनारे खींचा, आसपास कुछ टुकड़े फेंके जैसे किसी दूसरे जानवर या गैंग फाइट में छोड़ा गया हो। फिर वो स्कूल यूनिफॉर्म जो खून और कीचड़ से सनी थी उतार कर फेंक दी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करें। दरवाजे पर दो मोटे गार्ड्स खड़े थे, कमर पर क्लियरली वेपन्स दिखे। दोनों ने तुम्हें देखा, स्माइल वाला मास्क, पुरानी विंड चीटर, तो इमीडिएटली नया शिकार समझ लिया। रुक, स्कारफेस ने ऊपर नीचे देखते हुए कड़क आवाज में कहा। कहाँ से आया मास्क लगाकर, रूल्स पता है? दूसरे बॉल्ड ने और डायरेक्ट हाथ आगे बढ़ाया। अंदर जाना है तो 100 स्टार कॉइन्स एंट्री फी दो और सर्च होगी। तुम रुके, कुछ नहीं हुए, बस शांत नजरों से दोनों को देखा और आखिर में स्कारफेस की कमर पर रखे वेपन पर 1 मीटर से भी कम दूरी। बिल्कुल सही। स्कारफेस ने वेपन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही स्पेस एज गन के बैरल पर स्पेस बंद, एक आवाज और आधा बैरल जमीन पर गिरा, कट स्मूथ मिरर जैसा। दोनों गार्ड्स वहीं जम गए। स्कारफेस ने झुककर अपने हाथ में आधी गन देखी, फिर जमीन पर पड़ा मेटल टुकड़ा। रूह कांप गई। उन्हें समझ नहीं आया तुमने क्या किया। बस देखा कि स्पेशल अलॉय गन को किसी इनविजिबल चीज ने काट दिया। जो नहीं दिखता वो पावर से ज्यादा डराता है। बॉल्ड ने झट से हाथ हटाया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आप आइए। तुमने उन्हें देखा भी नहीं, सीधे चले गए उस दुनिया में जहां कोई लॉ नहीं था, बस इंटरेस्ट थे। ब्लैक गोल्ड मार्केट अंदर से बाहर से कहीं बड़ा था, कहीं ज्यादा क्योटिक। हवा में मशीन ऑयल, सस्ती शराब और जाने क्या क्या की बदबू मिली हुई थी। कहीं ब्लैक मेडिसिन बेचने वाले थे, कहीं कोने में इंफॉर्मेशन और बाउंटी लिस्ट एक्सचेंज हो रही थी। तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे मार्केट के सेंटर में बने सबसे इंप्रेसिव 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ चले। ब्लैक गोल्ड गिल्ड। काउंटर के पीछे 200 किलो का मोटा शॉपकीपर था, झुककर जेम्स पहुंच रहा था। तुम्हें देखा, एक सेकंड रुका, फिर चेहरे पर दिखावटी वेलकम आई, जो आधे सेकंड में डिस्गाइज में बदल गई। उसने कोर उठाकर नाटक से देखा, काउंटर पर पटका, ऑरेंज ग्रेड, एनर्जी मिक्स्ड, बेयरली सेकंड स्टेज, 1 लाख, लेना हो तो लो। ये प्राइस नहीं थी, ये लूट थी। लेकिन तुमने ना गुस्सा दिखाया, न बार्गेनिंग की, बस एक ठंडी हंसी के साथ कोर उठाया और मुड़ गए। शॉपकीपर घबराया। जो सच में नहीं जानता वो जिद करता है, जो जानता है वो चला जाता है। रुको, प्राइस पर बात हो सकती है। तुम नहीं रुके। 2 लाख, आगे बढ़ते रहे। 25 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। बस यही बोलकर तुम रुक गए, आधा मुड़े और मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट वाला मास्क उस रोशनी में बहुत डरावना लग रहा था। 30 लाख, किसी के नाम के बिना ब्लैक कार्ड में। मोटे की बांछें खिंच गईं, पर आखिरकार उसने हाँ कर दी। थोड़ी देर में एक काली, बिना किसी निशान की मेटल कार्ड सामने आ गई। तुमने कार्ड उठाया और पलट गए। पर जैसे ही तुम कमर्शियल हॉल के दरवाजे से बाहर निकले, मोटे के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने कोने में बैठे एक बड़े से आदमी को इशारा किया, काम तमाम करने का। वो आदमी मुस्कुराया और 4 और टैटू वाले बदमाशों के साथ चुपचाप तुम्हारे पीछे लग गया। तुमने शुरू से ही उन 5 को भांप लिया था, और चलते चलते तुमने अपनी पावर का एक नया तरीका भी टेस्ट कर लिया। एक टूटा पत्थर उठाया, कदम बढ़ाने के साथ उसे स्पेस में रख लिया, फिर अगले कदम पर उसे आगे से निकाला। वो पत्थर दौड़ने की रफ्तार के साथ गोली की तरह निकल गया। उसी पल समझ आ गया, स्टोरेज स्पेस सिर्फ काटती नहीं, एनर्जी को रोक कर छोड़ भी सकती है। बस फिर एक बेहतर प्लान तैयार हो गया। तुम जानबूझकर उन 5 को ब्लैक मार्केट की तंग गलियों में घुमाते रहे। आखिरकार रुककर बोले, लो जो है सब दे देता हूं, आज मूड अच्छा है, शायद ज्यादा तकलीफ भी ना दूं। फिर धीरे से मुड़े। वो सफेद मुस्कुराहट वाला मास्क उस पीली रोशनी में बेहद अजीब लग रहा था। न गुस्सा, न धमकी, बस एक एकदम ठंडी आवाज में बस एक सवाल, तुम लोगों का सिर कितने में बिकता है? वो बड़ा आदमी पहले चौंका, फिर गुस्से से दोनों हाथों से चाकू उठाकर सीधे तुम्हारे सिर पर दे मारा। उस चाकू की आवाज हवा चीरती हुई आई। किसी आम इंसान के लिए वो एक वार काफी था। तो चाकू का सबसे तेज हिस्सा हवा में ही गायब हो गया। उसका हाथ हल्का पड़ा और वो खुद आगे झुक गया। तुम उसके 1 मीटर के अंदर आ गए। स्पेस की एज उसकी गर्दन तक पहुंची और बंद हुई। एक दबी सी आवाज आई, उसके चेहरे का गुस्सा वहीं जम गया। अगले पल गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो बिना सिर का धड़ आगे की तरफ झुका और जमीन पर गिर पड़ा। पल भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। बाकी चारों वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरों पर सिर्फ खौफ था। उन्हें समझ भी नहीं आया क्या हुआ। बस एक जिंदा इंसान का सिर। चारों भागने लगे, पर तुम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। तुम जमीन पर झुककर उस परछाई की तरह फिसलते हुए पहले वाले तक पहुंच गए। और जब तुम बीच में खड़े हुए, काला कोट बिल्कुल साफ, एक बूंद भी नहीं। तुमने उन सब की तलाशी ली। कुछ मिनटों में हाथ लगा, करीब 3 लाख नए सिक्के और एक बढ़िया मिलिट्री अलॉय का चाकू। सब कुछ स्पेस में रख लिया, फिर सबसे अंदर वाली जेब में रखा ब्लैक कार्ड छुआ। 30 लाख और ये 3 लाख मिलाकर बस हो गया। आखिरकार पूरा हुआ। उस अजीब मुस्कुराहट वाले मास्क के पीछे से तुम्हारी नजर जैसे अंधेरे को चीरती हुई उस हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच गई। वो आंखें जो हमेशा ठंडी और बेजान रहती थीं, उनमें एक हल्की सी गर्माहट आ गई। शाह भैया के पास पैसे आ गए तुझे बचाने के, धीरे से कहा। ब्लैक कार्ड को वापस सबसे अंदर की जेब में रखा और बिना रुके वहां से चल दिए। उस खून से भरी जगह को अंधेरे में छोड़ दिया। तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद ही तेज कदमों की आवाज आई। ब्लैक गोल्ड कमर्शियल हॉल का मोटा मालिक और 10-15 एनर्जी गन्स वाले गार्ड्स के साथ उस बंजर पार्किंग लॉट में धमका। कहाँ गए? 5 थे, एक के पीछे, फिर भी भागने दिया? पकड़ो उसे। मैं खुद अपने हाथों से। मोटे की बड़बड़ाहट उस नज़ारे को देखते ही रुक गई। उसकी छोटी छोटी आंखें अब फटी हुई थीं,
लाल हो गई थी। 5 लाशें, 5 अलग अलग धड़। उसका सबसे काबिल आदमी, जिसने सी लेवल स्किन हार्डनिंग पावर जगाई थी, वो एक टूटी बोरी की तरह खून में पड़ा था। गर्दन का कट इतना साफ था जैसे आईने से किया हो। मोटे की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो धड़ाम से बैठ गया उस ठंडे चिपचिपे फर्श पर। उसकी आवाज में डर और रोना दोनों थे, न जलन न चीर फाड़। ये तो स्पेस कटिंग है। स्पेस को इस लेवल पर इस्तेमाल करना कम से कम बी लेवल पीक है। किसी बड़े स्पेस यूजर का काम है। मोटे का दिमाग सुन्न हो गया। उसने आखिर किसे छेड़ दिया था? इस शहर में ऐसा कोई कब आया? रात गहरी थी, बारिश रुक गई थी। तुमने वो काला कोट, मास्क और खून वाला चाकू सब स्पेस में रख दिया। फिर से वही पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली, पीठ पर वो फीका पड़ा स्कूल बैग। फिर से एक आम सा थोड़ा कमजोर दिखने वाला स्टूडेंट। पर वो पुराना झिझकता दबा हुआ लड़का अब नहीं था। कल रात की बारिश में ही वो पीछे छूट गया था। अब उन आंखों में बस एक गहरी ठंडी चमक थी। तुम सीधे जियांगचिंग सिटी के पहले हॉस्पिटल पहुंचे। रात की उस खिड़की पर बैठी नर्स झपकी ले रही थी। तुमने वो ब्लैक कार्ड खिड़की के शीशे पर ठोक कर रख दिया। उसकी नींद उड़ गई। तुमने सिर्फ इतना कहा, आईसीयू, सबसे अच्छी दवाई अभी, तुरंत। कार्ड में 33 लाख हैं, कम पड़ा तो और करूंगा। आवाज भारी थी, पर उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। नर्स पहले रुकी, फिर उस कार्ड को देखा जिसमें इतना पैसा था। फिर तुम्हें देखा, ये सस्ती स्कूल यूनिफॉर्म में। उसकी आंखों में हैरानी थी। एक लड़का जो गरीब स्टूडेंट जैसा दिखता है, वो 33 लाख का कार्ड यूं पटक दे, पर कार्ड का बैलेंस झूठ नहीं बोलता। तो उसने एटीट्यूड बदला, उठा, डॉक्टर को कॉल किया, सबसे हाई लेवल ट्रीटमेंट शुरू करवाई। आधे घंटे बाद नई जीन रिपेयर मेडिसिन लिनसिया के बॉडी में जाने लगी। जब तुमने देखा कि उस पीले बेजान चेहरे पर हल्का सा रंग आने लगा, तभी तुम्हारी सांसें थोड़ी ढीली हुई। कमरे में सन्नाटा था। तुम उसके पास बैठे, उसके बाल हल्के हाथ से संवारने लगे। बस इसी पल उन आंखों से वो तेज और खतरनाक भाव हट गए और एक गहरी मुलायम गर्माहट आ गई। लिन शाह ही तुम्हारी वजह थी इस ठंडी दुनिया में रहने की। पर वो बीमार होते हुए भी बहुत समझदार था। उसकी पलकें हिलीं, आंखें खुलीं। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, भैया, कुछ गलत तो नहीं किया? उसे तुम पर उस खून की महक आ गई थी और एक अलग ही एनर्जी। तुम्हारा दिल एक पल के लिए डूबा, पर तुमने एक आम सी मुस्कान लाई और उसके सिर पर हाथ फेरा। बोले, नहीं, बस वो स्कूल का कोटा एक अमीर घर के बच्चे को बेच दिया, थोड़े पैसे मिले। पहले तुझे ठीक करना था। लिनशिया की आंखें बुझ गईं। वो रमता था, वो कोटा तुम्हारे लिए क्या था? कितने साल की मेहनत थी उसमें? उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, मेरी वजह से। पर तुमने उसकी नाक पर हल्के से उंगली रखी और बच्चों वाली हंसी हंसकर बोले, अरे एक कोटा ही तो था। गया तो गया, भैया पढ़े या ना पढ़े सबसे बढ़िया बनेगा। तू बस ठीक हो। जब उठेगा, सिटी के साउथ वाले उस शॉप के गुलाब जामुन खिलाऊंगा। जब लिन शाह सो गया, तुमने उसका कंबल ठीक किया, फिर देर तक उसे देखते रहे। उस ठंडे माहौल से अलग, तुम जैसे कुछ पल के लिए बस उसके साथ थे। अगले दिन पुराने 3 साल की तरह ही स्कूल बैग पीठ पर लटकाकर स्कूल पहुंचे। पर इस बार क्लास में नहीं, सीधे ऑफिस गए। एक सोशल वॉरियर एग्जाम का फॉर्म लिया। स्कूल का रास्ता जाओजे ने बंद कर दिया था, तो अब एक और रास्ता। वो एग्जाम बहुत मुश्किल था, बहुत खतरनाक था। जो लोग उसमें जाते थे वो या तो बिना किसी सपोर्ट के अपनी जिंदगी दांव पर लगाते थे, या फिर वो जिनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और तुम साफ तौर पर दूसरे वाले थे। पर फॉर्म लेकर बाहर निकले ही थे कि कॉरिडोर में एक चुभती हुई आवाज आई, अरे, ये तो हमारे स्कूल का पुराना जीनियस लिन एन है। सिर उठाया तो जाओजे सामने था। उसने फॉर्म देखा, पहले हंसा, फिर ऐसे हंसने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। सोशल वॉर एग्जाम, देखो सब। एक LEVEL, 1 स्टोरेज स्पेस वाला। तुम्हारी पुरानी चुप्पी और सहन करने की आदत को लोगों ने कमजोरी समझ लिया था, इसीलिए सबको लगा इस बार भी वही होगा। पर इसी सोच में जाओजे ने वो फॉर्म जमीन पर फेंका और अपने हजारों का लिमिटेड एडिशन जूता उस पर रख दिया। बार बार कुचलता रहा, ऊपर से देखता रहा। अब पहले वाला वक्त नहीं है। तुमने धीरे से उठाया। चेहरे पर न गुस्सा था न आंसू, बस एक गावनी शांति। वो काली आंखें जैसे रोशनी को भी खींच लेती हों। अगले पल बिना किसी वार्निंग के धम, कॉरिडोर में एक भारी आवाज गूंजी। तुम थोड़ा झुके, दाएं टांग एक पल में आई और जाओजे के पेट में जा घुसी। वो किक इतनी तेज थी, इतनी भारी थी कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने से पहले ही उसका पूरा शरीर झींगे की तरह मुड़ा। मुंह से कड़वा पानी आया और वो हवा में उड़कर 3 मीटर दूर जाकर कॉरिडोर की नोटिस बोर्ड पर गिरा। धमाका हुआ, कांच टूटा, टुकड़े उड़े। सब चुप हो गए। किसी को यकीन नहीं था। एक किक में जाओजे इस हाल में। जाओजे टूटे कांच के बीच से नीचे खिसका, मुड़ा पड़ा था। दर्द से पूरी तरह चीख भी नहीं निकल रही थी। और तुम बस वहीं खड़े थे, पांव वापस खींचते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर तभी एक और एनर्जी आई। कनपटी की नसें उभरी, पूरा बॉडी तन गया। ये जाओ फैमिली का बॉडीगार्ड था, आर्मी बैकग्राउंड का असली खतरनाक आदमी। उसके दहाड़ के साथ वो गोले की तरह तुम पर आया। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई आई, सीधे तुम्हारे मुंह की तरफ। आसपास के स्टूडेंट्स डर गए, चीखें आईं, लोग पीछे हटे, क्योंकि सब जानते थे इस लेवल के फाइटर की एक पंच हड्डी तोड़ने के लिए काफी है। पर तुम पीछे नहीं हटे।
बल्कि जिस पल वो पंच तुम्हारी नाक के पास आई तुम आगे बढ़े, एक पानी की बूंद की तरह फिसल कर उसके एकदम अंदर 1 मीटर के दायरे में आ गए। पहले बॉडीगार्ड को लगा ये तो उसके लिए फायदेमंद है, क्लोज रेंज उसकी स्पेशलिटी है। उसने पंच रोकी और दोनों बाहें बीच में लाने लगा, तुम्हें स्क्वीज करने के लिए, हड्डियां तोड़ने के लिए। पर उसे क्या पता था कि 1 मीटर के अंदर तुम्हारे लिए क्या होता है। ये क्लोज कॉम्बैट नहीं था, ये सजा थी। स्पेस की एक हल्की लहर आई, कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक मन में आया ख्याल, स्पेस एज दोनों कोहनियों पर, बंद करो, कट। चटक की एक दांत खट्टे करने वाली आवाज़, और पूरे स्कूल ने वो नज़ारा देखा जो कभी नहीं भूलेगा। उस बॉडीगार्ड की दोनों बाहें कोहनी से एकदम साफ कर गईं, बस 1 इंच पहले तुम्हारे बॉडी को छूने से। वो कटी हुई बाहें अभी भी एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई थीं और धड़ाम से फर्श पर गिरी। कट एकदम साफ, जैसे आईने से किया हो। उस बॉडीगार्ड ने पहले ही अपनी खाली कोहनियां देखी, फिर जमीन पर पड़ी वो कटी हुई बाहें। चेहरे का खौफ जम गया, फिर दर्द का एहसास हुआ और एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। धम्म से घुटनों पर गिरा और उस खून में तड़पने लगा। उस पल पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में था, सब फ्रीज हो गए, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं तुमने किया क्या। कोई एनर्जी वेव नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, एक ग्राउंड लेवल पावर का बॉडीगार्ड, उसकी दोनों बाहें, और तुम बस उसे पार करके खून में तड़पते उस बॉडीगार्ड को लांग कर जाओजे की तरफ चले गए। जाओजू उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था, चेहरा कागज जैसा सफेद, हाथ पांव से रेंग कर पीछे हट रहा था। पैंट गीली हो चुकी थी, वो डर गया था पूरी तरह। तुम उसके सामने रुके, सैकड़ों आंखें तुम्हें देख रही थीं, डर से, हैरानी से और एक अजीब सी इज्जत से। तुमने वो सस्ता फीका जूता धीरे से उठाया और जाओजे के उस मुड़े हुए चेहरे पर रख दिया। उसके सिर को कांच के टुकड़ों भरी ठंडी जमीन पर दबाकर रखा। जिल्लत, पूरी असली जिल्लत। एग्जाम में सबके सामने तेरी वो सारी अकड़ खुद अपने हाथों से तोड़ूंगा, ये कहकर तुमने धीरे से पांव हटाया, उसे देखने की भी जहमत नहीं की। मुड़े झुके और वो फॉर्म उठाया जिस पर जूते के निशान पड़े थे। हाथ से धूल झाड़ी पुराना बैग पीठ पर लिया और उस कॉरिडोर में जहां सब खुद ब खुद रास्ता दे रहे थे, बड़े कदमों से निकल गए। खिड़की से आती धूप ने तुम्हारी परछाई को बहुत लंबा खींच दिया था, और यही बात और भी डरावनी थी, क्योंकि इसका मतलब था तुम्हारी पावर किसी से लड़कर नहीं आई, ये सीधे रूल्स के लेवल पर काम करती थी। प्रिंसिपल का हाथ कांपने लगा, चाय का कप छूट गया और टूट गया। ये एक लेवल स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये स्पेस लॉ का सीधा असर है। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि इस शहर में एक सच्चा खतरा आ चुका है। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया। तुम्हारे उन 3 मिनट की सीसीटीवी फुटेज को एस लेवल सीक्रेट घोषित कर दिया गया। सारा डेटा लॉक हो गया और साथ ही तुम्हारे पिछले 3 साल का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया। वो तुम्हें नए सिरे से समझना चाहते थे, उस स्टूडेंट को जिसे सबने बेकार समझ लिया था। पर स्कूल को अभी तुम्हारी अहमियत का पता चला था, जबकि जाओ फैमिली पहले ही मारने का फैसला कर चुकी थी। जाओ फैमिली की विला में क्रिस्टल लाइट्स के नीचे माहौल भारी था। जाओ जे सूजे हुए मुंह के साथ सोफा पर पड़ा था और चिल्ला रहा था। जाओ शुंग खिड़की के सामने खड़ा सब सुनता रहा चुपचाप। फिर उसने एक एनक्रिप्टेड कॉल किया। उस कॉल पर जो था 3 दिन बाद, नेशनल एबिलिटी एग्जाम में अब सिर्फ आधा महीना बचा था। जियांगचंग में आर्मी और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर आखिरी बड़ा अवेकनिंग टेस्ट रखा था। तुमने हिस्ट्री की सबसे बेकार एबिलिटी जगाई है, 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल हंसता है कि तुम बस बोझा ढोने वाले हो, पर वो लोग नहीं जानते स्पेस लॉ कितना खतरनाक है। अगर स्पेस का आधा हिस्सा किसी के सिर पर रखो और आधा हवा में, फिर एक झटके में बंद कर दो, तो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकते हो। और अगर 1 क्यूबिक मीटर को 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। वो ठंडी मैकेनिकल आवाज जियांगचेंग फर्स्ट हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में गूंजी। हजारों नजरें एक साथ तुम पर आ गईं। तुम उस धुली हुई पुरानी यूनिफॉर्म में कोने से चलकर स्टेज पर आए और अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रख दिया। इस दुनिया में एबिलिटी ही सब कुछ तय करती है। कौन सी पावर जगती है वो तय करती है कि आदमी कहाँ तक पहुंचेगा, वो और उसका परिवार किस्मत बदल पाएगा या नहीं। तो उस वक्त सब देख रहे थे, पर जब स्टोन जला, वो रोशनी इतनी धीमी थी कि मुश्किल से दिखी। एक हल्की धुंधली सी सफेद रोशनी, जैसे हवा में कांपती लौ, और नीचे से हंसी और तानों की आवाजें आने लगी। टीचर ने स्क्रीन पर जमे हुए शब्द देखे और निराश होकर सिर हिलाया। लेनान ने एबिलिटी जगाई है, लेवल 1 स्टोरेज स्पेस। स्पेस वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी से भर गया। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज, ये तो एक छोटा सा डिब्बा है। इस एबिलिटी से वेयरहाउस में भी नौकरी नहीं मिलेगी, सामान कम पड़ेगा। रोकर जगाई एबिलिटी भी कंजूस निकली। हर तरफ से तीखे तंज आने लगे, पर तुमने बस चुपचाप हाथ वास लिया। उन ठंडे शब्दों को देखा, चेहरे पर ना गुस्सा था ना तकलीफ, बस एक गहरा सन्नाटा। तुम्हें पता था जब ताकत नहीं होती तब फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं होती। ठीक उसी वक्त पीछे से एक तेज सुनहरी रोशनी फटी और सबकी नजर वहां चली गई। जॉजे, एस लेवल है, रेड लोटस नाइट फायर। जॉ फैमिली का खून सच में गजब है। लेनान, ओह ये तो तुम हो, नाली में छुपने वाले चूहे। उसने जलती हुई उंगली से तुम्हारी तरफ इशारा किया और एक एक शब्द चुभोता रहा। लेवल 1 स्टोरेज स्पेस, 1 क्यूबिक मीटर। एकदम सही है। जब तेरी गरीब बहन मर जाएगी, उसका सामान रखने के काम आएगा। बहन का जिक्र सुनते ही तुम्हारी आंखों में एक ठंडी चिंगारी आई और गई। जाओजे ने वो पकड़ लिया और जोर से हंसने लगा। क्यों, बुरा लगा? तुम जैसे लोग तो यहाँ सांस लेकर भी शहर की हवा बर्बाद करते हो।
फिर उसने टीचर की तरफ देखा, जैसे हुक्म दे रहा हो। स्कूल में एक गरीब स्टूडेंट को आर्मी एकेडमी भेजने का कोटा था। वो इसे मिलने वाला था ना। टीचर का चेहरा उतर गया, धीरे से बोले, हाँ, मार्क्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कोटा लेने आया का था, अब नहीं है। जाओजे की आवाज़ में जिंदगी मौत का फर्क था। जब मैं स्कूल में हूं तो ऐसे बेकार लड़के को यहाँ नहीं रखूंगा। टीचर ने थोड़ा कहना चाहा, पर ये नियमों के खिलाफ। नियम? जाओजे ने ठंडी हंसी दी। आग एक पल के लिए भड़की। इस शहर में जाओ फैमिली की बात ही नियम है। हॉल एकदम चुप हो गया। कोई तुम्हारे लिए नहीं बोला, सब देखते रहे। कुछ की आंखों में तरस था, कुछ खुश थे, कुछ इंतजार में थे कि तुम टूटोगे, पर तुम नहीं टूटे। तुमने बस सिर उठाया और जाओजो को देखा। वो नजर इतनी शांत थी, जैसे किसी ऐसे को देख रहे हो जिसका आगे कुछ नहीं है। जाओजे को यही नजर सबसे ज्यादा चुभती थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे हटने लगी। बहुत अच्छा, ये नजर पसंद नहीं मुझे, जा यहाँ से। टीचर ने एक आ भरी और एक फॉर्म आगे बढ़ाया। साइन कर दो, ये स्कूल छोड़ने की एप्लीकेशन है। इस एबिलिटी के साथ यहाँ रहने का फायदा नहीं। मान लो सिटी के ईस्ट में फैक्ट्री है, नट्स बोल्ट्स लगाने का काम मिलेगा, पेट तो भरेगा। तुमने फॉर्म लिया, एक बार देखा, फिर पेन उठाया और अपना नाम लिख दिया। हाथ बिल्कुल नहीं कांपा, कोई रुकावट नहीं। फॉर्म वापस दिया, मुड़े और चले गए। कोई बहस नहीं, कोई गुजारिश नहीं, क्योंकि तुम्हारे अपने रूल में एक बात थी, जो पहले से तय हो चुका है उससे मत लड़ो। जैसे ही स्कूल के गेट से निकले, आसमान पूरी तरह काला हो गया। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश आ गई, पर तुम्हें ठंड का एहसास ही नहीं था। बस आगे चलते रहे। तभी जेब में वो टूटी स्क्रीन वाला फोन बजा। 10 लाख स्टार कॉइन्स। वो आवाज़ एक हथौड़े की तरह दिमाग में लगी। अमीरों के लिए वो बस एक नंबर होता, पर तुम्हारे लिए वो एक ऐसा पहाड़ था जिसे छूना भी मुमकिन नहीं था। तुमने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर, कुछ दिन और दे दो, मैं ज़रूर। फ़ोन बंद हो गया, सिर्फ वो ठंडी आवाज़ बची, बीप की। तुम बारिश में खड़े रहे। धीरे धीरे मुट्ठियां भिजती गईं। वो स्कूल छोड़ने की गीली एप्लीकेशन एक एक कर मसलते गए। वो कागज़ गीली मिट्टी बन गया। चेहरे पर जो थोड़ी सी इंसानियत बची थी, वो भी गई। बस एक पक्का इरादा रह गया और एक पागलपन। स्कूल गया, फ्यूचर गया, कोई रास्ता नहीं बचा। इस दुनिया ने और इन नियमों ने तुम्हें और लिन स्या को जिंदा रहने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर छीनना पड़ेगा। तुम एकदम से मुड़े और शहर के उस किनारे की तरफ चल पड़े जहां रोशनी और नियम कभी नहीं पहुंचते। आगे जाते जाते रास्ता और काला होता गया। आखिरकार एक ऐसी गली में घुसे जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। आंखें भी उसी पल बदल गईं। ठीक है, जान देकर छीनेंगे। और अभी अभी कदम रखे ही थे कि एक तीखी सड़ी बदबू आई जानवर की। फिर अंधेरे में दो लाल रोशनियां जलीं। वो लाइट्स नहीं थीं, आंखें थीं। एक EVEL-2 एबिलिटी बीस्ट, शैडो वुल्फ। ये जानवर स्पीड और ताकत के लिए जाना जाता था। नए सोल्जर्स के लिए नाइटमेयर होता था। कोई आम इंसान इसके सामने 3 सेकंड भी नहीं टिकता। पर तुम्हारे दिमाग में भागने का ख्याल आया और तुमने खुद उसे दबा दिया। पीठ दिखाना और भी बुरा होता, तो पीछे नहीं, आगे बढ़े। थोड़ा झुके, दाईं तरफ से जमीन पर पड़ा एक जंग खाया नुकीला लोहे का रॉड उठाया और सीने के आगे रख लिया। ये तुम्हारी वो इंस्टिंक्ट थी जो स्लम के अंडरग्राउंड फाइट्स में चोट और हड्डियां तुड़वा कर सीखी थी। ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने जितना डरोगे उतना जल्दी हारोगे। बस और खतरनाक और बेफिक्र दिखो, तभी एक मौका मिलता है। वो इंसान और वो जानवर उस कीचड़ भरी गली में आमने सामने थे। अगले पल शैडो वुल्फ ने छलांग लगाई, एक काली परछाई की तरह सीधे गले पर। तुम उसकी मूवमेंट देख भी नहीं पाए। बस गहरी इंस्टिंक्ट से आखिरी पल में दाईं तरफ मुड़े। गला बचा, पर बाईं कंधे और बांह पर उसके पंजे गहरे उतर गए। एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया, खून बह निकला। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पर तुम नहीं रुके। उल्टे उस दर्द ने अंदर की कोई चीज जगा दी। एक चीख के साथ तुमने उसी घुमाव की ताकत से रॉड उसकी आंख पर दे मारा। और उस LEVEL-2 बीस्ट की ताकत तुमसे ज्यादा थी। वुल्फ ने हवा में ही मुड़कर बचा लिया। रॉड आंख में नहीं घुसा, सिर की हड्डी से टकराया और आधा इंच अंदर जाकर रुक गया। वुल्फ ने दर्द से गुस्से में सिर झटका। तुम्हारी पकड़ छूटी और तुम मुंह के बल गिरे और तुम एक पागल जानवर की तरह हो गए। डिफेंस छोड़ दिया। मुट्ठी, कोहनी, घुटना, यहाँ तक कि दांत जहां भी मौका मिला वार किया। पीठ पर 3 गहरे घाव पड़ गए, कंधे से खून बहता रहा। ताकत जाती रही, सांसें उखड़ने लगी। आखिरकार वुल्फ को मौका मिला। उसने एक जोर का धक्का दिया और तुम दीवार से जा लगे। सिर पर चोट लगी, आंखों में चिंगारियां उड़ी। वुल्फ का भारी शरीर तुम पर आ गया। उसके दोनों पंजे तुम्हारे कंधों पर थे, तुम हिल नहीं सकते थे। उसका मुंह तुम्हारी गर्दन से 5 सेंटीमीटर दूर था। उसके दांतों पर खून था। भैया, तुम सबसे बड़े एबिलिटी यूजर बनोगे। भैया, जब ठीक हो जाऊं तो सिटी के साउथ वाले गुलाब जामुन खाने ले जाना। नहीं हार सकते। हारे तो लिंचा का क्या होगा, 10 लाख का क्या होगा, हॉस्पिटल वाली उस बात का क्या होगा, ट्रीटमेंट बंद। जब वुल्फ का मुंह खुला और वो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने वाला था, उसी पल तुम्हारा दिमाग एकदम शांत हो गया। दर्द, डर, गुस्सा, सब जैसे खींच लिया गया। दुनिया में सिर्फ 2 चीजें बचीं, वो वुल्फ का सिर जो पास आ रहा था, और वो एबिलिटी जिसे हमने बेकार कहा था, स्टोरेज स्पेस। स्पेस क्या है? एक ऐसा डिब्बा जो दिखता नहीं, छू नहीं सकते, पर है।
और डिब्बे की एक एज होती है, वो एज जब खुलती और बंद होती है तो आती है और जाती है। एक पागल ख्याल दिमाग को चीर गया। अगर कोई चीज उस एज पर फंसी हो तो तुम्हारी नजर वुल्फ की गर्दन पर जम गई। अगले पल तुमने सारी विल पावर, सारी एनर्जी, सारी जिंदगी एक ख्याल में डाल दी। स्पेस का निचला हिस्सा वुल्फ के सिर के नीचे, ऊपरी हिस्सा गर्दन के ऊपर की हवा में। एज बिल्कुल सही जगह, सिर और गर्दन के जोड़ पर। स्टोरेज स्पेस बंद करो। तुम पर दबाव एकदम हट गया। फिर एक गर्म चिपचिपी बार तुम्हारे ऊपर से गुजरी। तुम दीवार से टिके हुए सांसें लेते रहे। नीचे देखा, आंखें सिकुड़ गईं। वुल्फ का शरीर अभी भी तुम्हारे पास था, पर उसका सिर नहीं था। गर्दन का कट इतना साफ था जैसे लेजर से काटा हो। बाल, नसें, हड्डियां, सब एक लाइन में, एकदम साफ। तुमने आंखें बंद कर लीं और वो सिर उस एक क्यूबिक मीटर की स्पेस में तैर रहा था। आंखें अभी भी उसी खूंखार भाव में थीं। कट वहां भी उतना ही साफ था। तभी तुम्हें समझ आ गया तुम्हारी एबिलिटी की असली ताकत क्या है। स्टोरेज नहीं, वो स्पेस की एज है। जो भी उस एज पर आए, चाहे मांस हो, हड्डी हो या स्टील हो, स्पेस लॉ उसे काट देगा। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। इसमें फिजिक्स नहीं, डिफेंस नहीं, स्ट्रांग या वीक का फर्क नहीं। ये रूल्स की लेवल पर होने वाला एक एब्सोल्यूट कट है। एल टू बीस्ट की हड्डी कितनी भी मजबूत हो, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आगे जो भी हो, फायर एबिलिटी हो, हार्डनिंग हो, स्टील बॉडी हो, अगर स्पेस लॉ को रोक नहीं सकते तो कोई काम नहीं। जिसे सबने बेकार एबिलिटी कहा, उसने आज पहली बार अपनी असली ताकत दिखाई। तुमने उस स्पेस में रखे वुल्फ के सिर को देखा और मुंह के कोने धीरे धीरे खिंचे। उस हंसी को रोक नहीं पाए जो उस अंधेरी गली में गूंज गई। हाँ हाँ हाँ, वो हंसी बारिश में गूंजती रही। उसमें मौत के मुंह से वापस आने का पागलपन था, और ये जानने की ठंडक भी कि किस्मत का पत्ता क्या है। पर तुमने जल्दी खुद को रोका। अभी खुश होने का वक्त नहीं, अभी पैसे चाहिए। पूरे शरीर में दर्द था, पर तुमने उस सस्ते छोटे नाइफ से, जो ब्लैक मार्केट में दूसरों के लिए काम करते वक्त सीखा था, वुल्फ का सीना काटा। जल्दी हाथ लगा, मुट्ठी जितना बड़ा, नीला चमकता हुआ क्रिस्टल। LEVEL2 एबिलिटी क्रिस्टल, और एकदम पूरा शैडो टाइप क्रिस्टल। ऑफिशियल मार्केट में इसके लिए लाइसेंस चाहिए, पर अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में ये सबसे बड़ी करेंसी है। इस क्रिस्टल की कीमत कम से कम 30 लाख स्टार कॉइन्स थी। 30 लाख। बहन की दवाई के पैसे न सिर्फ पूरे बल्कि काफी बच भी जाते। क्रिस्टल को स्पेस में रखा, फिर सीन साफ किया। वुल्फ का शव खींचकर गली के एक कोने में रखा। आसपास कुछ टुकड़े फेंके ताकि लगे किसी जानवर ने या किसी गुट ने यहाँ काम किया हो। फिर वो गंदी खून से सनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और सीधे गंदे पानी के डब्बे में फेंक दी। वो यूनिफॉर्म उस लड़के की पहचान थी जो सब कुछ सहता था, जो रूल्स के अंदर रहता था। अब वो आइडेंटिटी खत्म। तुमने कूड़े में एक बड़ी काली हुडी ढूंढी। जेब में बचे आखिरी सिक्कों से पास के ठेले से सबसे सस्ता सफेद प्लास्टिक मास्क लिया। उस पर एक अजीब, हमेशा एक जैसी मुस्कुराहट बनी थी। उड़ी पहनी, मास्क लगाया, और आईने में एक नया चेहरा दिखा। आज से स्टूडेंट लिन आन नहीं रहा, अब एक शिकारी था जो रात और अंधेरे में चलता था। तुमने अपना एक नया नाम रखा, शून्य। शून्य, जिसके पास कुछ नहीं, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। आधे घंटे बाद तुम जियांगचंग के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मार्केट, ब्लैक गोल्ड मार्केट पहुंचे। उसका रास्ता एक बंद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की गहराई में छुपा था। दरवाजे पर दो बड़े आदमी खड़े थे, कमर पे हथियार साफ दिख रहे थे। तुम्हें मास्क लगाए और पुरानी हुडी में देखकर उन्होंने नया शिकार समझ लिया। रुको, कहाँ से आए हो? मास्क लगाकर आते हो, रूल्स पता है? दूसरे ने तो हाथ ही आगे कर दिया। अंदर जाना है तो 100 स्टार कॉइन्स दो और बॉडी चेक भी होगी। तुम रुके, कुछ बोले नहीं, बस एक नज़र से दोनों को देखा। आखिर में नज़र उस आदमी की कमर पे रखे हथियार पे टिकी। 1 मीटर की दूरी बिल्कुल सही। उसने हाथ बढ़ाकर हथियार निकालना चाहा, पर स्पेस बंद। बंदूक का आधा हिस्सा जमीन पर गिरा। कट एकदम साफ, जैसे आईने से किया हो। दोनों वहीं जम गए। उस आदमी ने हाथ में बचा आधा हथियार देखा, फिर जमीन पर पड़ा टुकड़ा देखा। रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ। स्पेशल अलॉय की बंदूक, जैसे किसी अदृश्य चीज ने काट दी हो। जो दिखता नहीं, वो ताकत से भी ज्यादा डराता है। दूसरे ने तुरंत हाथ हटाया और मुस्कुराने की कोशिश की। जी, जी, आइए। तुमने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली और सीधे अंदर चले गए। वो अंडरग्राउंड दुनिया जहाँ कोई लॉ नहीं, सिर्फ फायदा है। ब्लैक गोल्ड मार्केट अंदर से बाहर से कहीं बड़ा था। हवा में मशीन ऑयल, सस्ती शराब और पसीने की बदबू थी। कोने में काले कपड़ों में लोग क्रिस्टल बेच रहे थे। दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन और वांटेड लिस्ट का लेन देन हो रहा था। तुमने वक्त बर्बाद नहीं किया। सीधे मार्केट के बीच में बनी 3 मंजिली इमारत की तरफ गए। ब्लैक गोल्ड हॉल। काउंटर के पीछे करीब 200 किलो का एक मोटा मालिक बैठा था, जन साफ कर रहा था। उसने एक नज़र देखा, आधे सेकंड में उसका चेहरा उतर गया। उसने क्रिस्टल उठाया, नाटक से देखा और काउंटर पर पटक दिया। ऑरेंज लेवल, LEVL2 में अभी अभी पहुंचा है, 10 लाख। लेना हो तो, नहीं तो जाओ। ये प्राइस नहीं था, ये लूट थी। पर तुमने ना गुस्सा किया, न मोल भाव। बस एक ठंडी हंसी हंसे, क्रिस्टल वापस स्पेस में रखा और मुड़ गए। मोटा तुरंत घबराया। जो सच में नहीं जानता वो अड़ता है, जो जानता है वो चला जाता है। रुको, प्राइस बात हो सकती है। तुम नहीं रुके। 20 लाख। तुम आगे बढ़ते रहे। 25 लाख। इससे ज्यादा नहीं। तब तुम के आधा मुड़े,
वो मास्क उस रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। 30 लाख ब्लैक कार्ड में बिना नाम के। मोटे का चेहरा एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दांत पीस कर हाँ कर दी। थोड़ी देर में एक काली बिना किसी निशान की मेटल कार्ड सामने आई। तुमने उठाया और मुड़ गए, पर जैसे ही हॉल से बाहर निकले, मोटे के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कोने में बैठे एक बड़े आदमी को इशारा किया काम तमाम करने का। वो मुस्कुराया और 4 टैटू वाले बदमाशों के साथ चुपचाप तुम्हारे पीछे लग गया। तुमने शुरू से ही उन 5 को भांप लिया था और चलते चलते अपनी पावर का एक नया तरीका भी टेस्ट किया। एक टूटा पत्थर उठाया, कदम बढ़ाने के साथ स्पेस में रख लिया, अगले कदम पर आगे से निकाला। वो पत्थर दौड़ने की रफ्तार के साथ गोली की तरह निकल गया। उसी पल समझ आ गया, स्टोरेज स्पेस सिर्फ काटती नहीं, एनर्जी को रोककर छोड़ भी सकती है। बस फिर एक बेहतर प्लान तैयार हो गया। तुम जानबूझकर उन पचों को मार्केट की तंग गलियों में घुमाते रहे। आखिरकार रुककर बोले, लो है सब दे देता हूँ, आज मूड अच्छा है, शायद ज़्यादा तकलीफ न दूँ। फिर धीरे से मुड़े। वो सफ़ेद मुस्कुराहट वाला मास्क उस पीली रोशनी में बेहद अजीब लग रहा था। न गुस्सा, न धमकी, बस एक एकदम ठंडी आवाज़ में एक सवाल, तुम लोगों का सिर कितने में बिकता है? वो बड़ा आदमी पहले चौंका, फिर गुस्से से दोनों हाथों से चाकू उठाकर सीधे तुम्हारे सिर पर दे मारा। हवा चीरती हुई आवाज़ आई। किसी आम इंसान के लिए वो एक वार काफ़ी था। तो चाकू का सबसे तेज हिस्सा हवा में ही गायब हो गया। उसका हाथ हल्का पड़ा और वो खुद आगे झुक गया। तुम उसके 1 मीटर के अंदर आ गए। स्पेस की एज उसकी गर्दन पर आई, बंद हुई। एक दबी सी आवाज, उसके चेहरे का गुस्सा वहीं जम गया। अगले पल गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो बिना सिर का धड़ आगे की तरफ झुका और जमीन पर गिर पड़ा। पल भर के लिए सब कुछ शांत। बाकी चारों वहीं खड़े रह गए। सिर्फ खौफ था उनके चेहरों पर। उन्हें समझ भी नहीं आया क्या हुआ। बस एक जिंदा इंसान का सिर। चारों भागने लगे, पर तुम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। जमीन पर झुककर परछाई की तरह फिसलते हुए पहले वाले तक पहुंच गए। जब तुम बीच में खड़े थे, काला कोट बिल्कुल साफ, एक बूंद भी नहीं। तुमने सबकी तलाशी ली। हाथ लगा करीब 3 लाख कॉइन्स और एक बढ़िया मिलिट्री एलॉय का चाकू सब स्पेस में रख लिया। फिर सबसे अंदर वाली जेब में रखा ब्लैक कार्ड छुआ। 30 लाख और ये 3 लाख मिलाकर बस हो गया। आखिरकार पूरा हुआ। उस मास्क के पीछे से तुम्हारी नजर जैसे अंधेरे को चीरती हुई आईसीयू तक पहुंच गई। वो आंखें जो हमेशा ठंडी और बेजान रहती थीं, उनमें एक हल्की सी गर्माहट आ गई। शाह भैया के पास पैसे आ गए, धीरे से कहा। ब्लैक कार्ड वापस सबसे अंदर की जेब में रखा और बिना रुके चल दिए। उस खून से भरी जगह को अंधेरे में छोड़ दिया। तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद ही तेज कदमों की आवाज आई। ब्लैक गोल्ड हॉल का मोटा मालिक 10-15 एनर्जी गन्स वाले गार्ड्स के साथ उस पार्किंग लॉट में आ धमका। कहाँ गए? 5 थे एक के पीछे। भागने दिया, पकड़ो उसे। मैं खुद। मोटे की बड़बड़ाहट उस नज़ारे को देखते ही रुक गई। उसकी छोटी छोटी आंखें फटी हुई थीं, लाल हो गई थीं। 5 लाशें, 5 अलग अलग धड़। उसका सबसे काबिल आदमी, सी लेवल स्किन हार्डनिंग वाला, एक टूटी बोरी की तरह खून में पड़ा था। गर्दन का कट इतना साफ जैसे आईने से किया हो। मोटे की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ी। वो धड़ाम से बैठ गया उस ठंडे चिपचिपे फर्श पर। आवाज में डर और रोना दोनों थे। न जलन, न चीर फाड़। ये स्पेस कटिंग है। स्पेस लॉ को इस लेवल पर इतनी एक्यूरेसी से इस्तेमाल करना कम से कम बी लेवल पीक है। मोटे का दिमाग सुन्न हो गया। उसने आखिर किसे छेड़ दिया था? इस शहर में ऐसा कब आया? रात गहरी थी, बारिश रुक गई थी। तुमने वो काला कोट, मास्क और चाकू सब स्पेस में रख दिया। फिर से वही पुरानी धुली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। पीठ पर वो फीका पड़ा स्कूल बैग। फिर से एक आम सा, थोड़ा कमजोर दिखने वाला स्टूडेंट। और वो पुराना झिझकता दबा हुआ लड़का अब नहीं था। कल रात की बारिश में ही वो पीछे छूट गया था। अब उन आंखों में बस एक गहरी ठंडी चमक थी। तुम सीधे जांगचन के पहले हॉस्पिटल पहुंचे। रात की उस खिड़की पर बैठी नर्स झपकी ले रही थी। तुमने वो ब्लैक कार्ड खिड़की के शीशे पर ठोक कर रख दिया। उसकी नींद उड़ गई। तुमने सिर्फ इतना कहा, आईसीयू, सबसे अच्छी दवाई अभी, तुरंत। कार्ड में 33 लाख हैं, कम पड़ा तो और करूंगा। आवाज भारी थी, पर उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। नर्स पहले रुकी, फिर उस कार्ड को देखा, फिर तुम्हें देखा। ये सस्ती स्कूल यूनिफॉर्म में। उसकी आंखों में हैरानी थी। एक लड़का जो गरीब स्टूडेंट जैसा दिखता है, वो 33 लाख का कार्ड यूं पटक दे? पर कार्ड का बैलेंस झूठ नहीं बोलता। तो उसने एटीट्यूड बदला, उठा, डॉक्टर को कॉल किया और सबसे हाई लेवल ट्रीटमेंट शुरू करवाई। आधे घंटे बाद नई जीन रिपेयर मेडिसिन लिन सिया के बॉडी में जाने लगी। जब तुमने देखा कि उस पीले बेजान चेहरे पर हल्का सा रंग आने लगा, तभी तुम्हारी सांसें थोड़ी ढीली हुई। कमरे में सन्नाटा था। तुम उसके पास बैठे, उसके बाल हल्के हाथ से संवारने लगे। बस इसी पल उन आंखों से वो तेज और खतरनाक भाव हट गए और एक गहरी, मुलायम गर्माहट आ गई। लिन स्या ही तुम्हारी वजह थी इस ठंडी दुनिया में रहने की। पर वो बीमार होते हुए भी बहुत समझदार था। उसकी पलकें हिली, आंखें खुली। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, भैया, कुछ गलत तो नहीं किया? उसे तुम पर खून की वो महक आ गई थी। तुम्हारा दिल एक पल के लिए डूबा, पर तुमने एक आम सी मुस्कान लाई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, नहीं, बस स्कूल का कोटा एक अमीर घर के बच्चे को बेच दिया, थोड़े पैसे मिले। पहले तुझे ठीक करना था। लिन शिया की आंखें बुझ गईं। वो जानता था वो कोटा तुम्हारे लिए क्या था। उसकी आंखें भर आईं।
धीरे से बोला, मेरी वजह से। पर तुमने उसकी नाक पर हल्के से उंगली रखी और बच्चों वाली हंसी हंसकर बोले, अरे कोटा ही तो था, गया तो गया। भैया पढ़े या ना पढ़े सबसे बढ़िया बनेगा। तू बस ठीक हो, जब उठेगा सिटी के साउथ वाले गुलाब जामुन खिलाऊंगा। जब लिन शाह सो गया, तुमने उसका कंबल ठीक किया। फिर देर तक उसे देखते रहे, बस उसी के साथ थे, उस ठंडी दुनिया से दूर। अगले दिन उसी पुराने 3 साल की तरह स्कूल बैग पीठ पर लटकाकर स्कूल पहुंचे। पर इस बार क्लास में नहीं, सीधे ऑफिस गए। एक सोशल वॉरियर एग्जाम का फॉर्म लिया। स्कूल का रास्ता जॉर्जे ने बंद कर दिया था, तो अब एक और रास्ता। वो एग्जाम बहुत मुश्किल था, बहुत खतरनाक। जो लोग उसमें जाते थे वो या तो बिना किसी सपोर्ट के जान दांव पर लगाते थे, या फिर वो जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। और तुम साफ तौर पर दूसरे वाले थे। पर फॉर्म लेकर बाहर निकले ही थे कि कॉरिडोर में एक चुभती आवाज आई, अरे ये तो हमारे स्कूल का पुराना जीनियस लिन है। उसने फॉर्म देखा, पहले हंसा, फिर ऐसे हंसने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। सोशल वॉरियर एग्जाम का फॉर्म देखो सब। एक LEVEL 1 स्टोरेज स्पेस वाला। तुम्हारी पुरानी चुप्पी और सहन करने की आदत को लोगों ने कमजोरी समझ लिया था, इसीलिए सबको लगा इस बार भी वही होगा। पर इसी सोच में जाओजे ने वो फॉर्म जमीन पर फेंका और अपने हजारों का लिमिटेड एडिशन जूता उस पर रख दिया। बार बार कुचलता रहा, ऊपर से देखता रहा, ये कागज तेरी झूठी उम्मीद है, इसे मैं उतनी आसानी से कुचल सकता हूँ जितनी आसानी से एक चींटी मरती है। पहले होता तो शायद सिर झुकाकर वो फॉर्म उठा लेते और सब अंदर निकल लेते, पर अब वो वक्त नहीं था। तुमने धीरे से सिर उठाया। चेहरे पर न गुस्सा था ना आंसू, बस एक डरावनी शांति। वो काली आंखें जैसे रोशनी को भी खींच लेती हों। किसी को यकीन नहीं था कि तुम हाथ उठाओगे, और किसी को यह भी नहीं कि एक किक में जॉजे इस हाल में आ जाएगा। जाओजे टूटे कांच के बीच से नीचे खिसका, मुड़ा पड़ा था। दर्द से पूरी तरह चीख भी नहीं निकल रही थी। और तुम बस वहीं खड़े थे, पांव वापस खींचते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर तभी एक और एनर्जी आई। कनपटी की नसें उठी, पूरा बॉडी तन गया। ये जाओ फैमिली का बॉडीगार्ड था, आर्मी बैकग्राउंड का असली खतरनाक आदमी। लड़के, हिम्मत तो देखो। उसकी दहाड़ के साथ वो गोले की तरह तुम पर आया। मुट्ठी हवा चीरती हुई आई, सीधे तुम्हारे मुंह की तरफ। आसपास के स्टूडेंट्स डर गए, चीखें आईं, लोग पीछे हटे। सब जानते थे इस लेवल के फाइटर की एक पंच हड्डी तोड़ने के लिए काफी है। पर तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि जिस पल वो पंच तुम्हारी नाक के पास आई, तुम आगे बढ़े, एक पानी की बूंद की तरह फिसलकर उसके एकदम अंदर 1 मीटर के दायरे में आ गए। बॉडीगार्ड को लगा ये तो उसके लिए फायदेमंद है। उसने पंच रोकी और दोनों बाहें बीच में लाने लगा, तुम्हें स्क्वीज करने के लिए। पर उसे क्या पता था 1 मीटर के अंदर तुम्हारे लिए क्या होता है। ये क्लोज कॉम्बैट नहीं था, ये सजा थी। स्पेस की एक हल्की लहर आई, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक ख्याल, स्पेस एज, दोनों कोहनियों पर, बंद करो, चटक। और पूरे स्कूल ने वो नजारा देखा जो कभी नहीं भूलेगा। उस बॉडीगार्ड की दोनों बाहें कोहनी से एकदम साफ कट गईं, बस 1 इंच पहले तुम्हारे बॉडी को छूने से। वो कटी हुई बाहें अभी भी एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई थीं और धड़ाम से फर्श पर गिरी। कट एकदम साफ, जैसे आईने से किया हो। बॉडीगार्ड ने पहले अपनी खाली कोहनियां देखीं, फिर जमीन पर पड़ी कटी हुई बाहें। चेहरे का खौफ जम गया, फिर दर्द का एहसास हुआ और एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। घुटनों पर गिरा और उस खून में तड़पने लगा। उस पल पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में था, सब फ्रीज हो गए। कोई एनर्जी वेव नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, एक ग्राउंड लेवल फाइटर की दोनों बाहें, और तुम बस उसे पार करके तड़पते बॉडीगार्ड को लांघकर जाओजे की तरफ चले गए। जाओजे उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था, चेहरा कागज जैसा सफेद, हाथ पांव से रेंग कर पीछे हट रहा था। पैंट गीली हो चुकी थी। तुम उसके सामने रुके, सैकड़ों आंखें तुम्हें देख रही थीं, डर से, हैरानी से। तुमने वो सस्ता फीका जूता धीरे से उठाया और जाओजे के उस मुड़े हुए चेहरे पर रख दिया। उसके सिर को कांच के टुकड़ों भरी ठंडी जमीन पर दबा कर रखा। जिल्लत, पूरी असली जिल्लत। एग्जाम में सबके सामने तेरी वो सारी अकड़ खुद अपने हाथों से तोड़ूंगा, ये कहकर तुमने धीरे से पांव हटाया, उसे देखने की भी जहमत नहीं की। मुड़े झुके वो फॉर्म उठाया जिस पर जूते के निशान पड़े थे। हाथ से धूल झाड़ी, पुराना बैग पीठ पर लिया और उस कॉरिडोर में जहां सब खुद ब खुद रास्ता दे रहे थे, बड़े कदमों से निकल गए। खिड़की से आती धूप ने तुम्हारी परछाई को बहुत लंबा खींच दिया था, और यह बात और भी डरावनी थी। इसका मतलब था तुम्हारी पावर किसी से लड़कर नहीं आई, ये सीधे रूल्स की लेवल पर काम करती थी। प्रिंसिपल का हाथ कांपने लगा, चाय का कप छूट गया और टूट गया। ये 1 लेवल स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये स्पेस लॉ का सीधा असर है। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि इस शहर में एक सच्चा खतरा आ चुका है। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया। तुम्हारे उन 3 मिनट की CCTV फुटेज को S लेवल सीक्रेट घोषित कर दिया गया। सारा डेटा लॉक हो गया, और साथ ही तुम्हारे पिछले 3 साल का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया। वो तुम्हें नए सिरे से समझना चाहते थे। उस स्टूडेंट को जिसे सबने बेकार समझ लिया था, वो एक ऐसी टीम थी जो विल्डरनेस में गंदे काम करती थी। जॉशुंग ने 1 करोड़ स्टार कॉइन्स ऑफर किए सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। पर जब उन्हें पता चला कि तुमने एक ग्राउंड लेवल बॉडीगार्ड की दोनों बाहें एक झटके में काट दी, तो उस टीम ने और 50 लाख मांगे नया इक्विपमेंट लेने के लिए, और साथ में ये भी बोला कि वो सिर्फ एक्सीडेंट जैसा दिखाएंगे,
आखिर में बॉडी किसी जानवर का काम लगेगा, आर्मी को कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। जशुम ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। उसके लिए तुम चाहे कुछ भी हो, विल्डरनेस में गए तो जानवर ही खत्म करेंगे। 3 दिन बाद नेशनल एबिलिटी एग्जाम में अब सिर्फ आधा महीना बचा था। जांगचंग में आर्मी और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर